हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जामंदो एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे फोर्थ ग्रेड के लिए जनरल साइंस की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो धातु ए धातु एवं इनके प्रमुख यौगिक चल रहा था। हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है और इस क्लासेस की हम एमसीक्यूज कर रहे थे। हमने 25 एमसीक्यूज जो है लास्ट क्लास के अंदर मिश्र धातु क्लास वाली के साथ में कर ली है और उससे आगे कुछ एमसीक्यूज और बचे हैं जो हम इसमें करने वाले हैं। लगभग टोटल हमारे कितने हैं, 275 एमसीक्यूज है जिसमें 25 हमने कर लिए हैं और लगभग 250 एमसीक्यूज है वो हम इस क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इन 250 एमसीक्यूज के अंदर से आपका एक प्रश्न है वो सीधा आएगा भाई। ठीक है, 6 शिफ्ट होने वाली है, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर यहाँ से प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो देखो अगला आपका प्रश्न है, विकृत एल्कोहल क्या है। विकृत एल्कोहल क्या है। एल्कोहल मैंने आपको बताया था C2H5OH होता है, एथेनॉल होता है वो एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर विकृत एल्कोहल क्या है। ठीक है, तो विकृत एल्कोहल कब बनता है, जब औद्योगिक उपयोग के लिए औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से जो इथेनॉल में रंग डाई और मेथेनॉल मिलाया जाता है तब जो है वो एल्कोहल बनता है। वो कौन सा होता है, वो विकृत एल्कोहल है, ये याद रखें। ठीक है, एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH होता है, एथेनॉल जिसको बोलते हैं। और इस एथेनॉल के अंदर रंग डाई और मेथेनॉल जब मिलाया जाता है तब क्या बनता है, विकृत एल्कोहल बनता है जो औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर ये हो गया। चलो ठीक है, विकृत एथेनॉल में इसमें आनंदप्रद खपत को हतोत्साहित करने के लिए जहरीला खराब स्वाद बदबूदार एवं वमनकारी बनाने के लिए ये योजक होते हैं। और यहाँ पर ये आप देख लेना, पढ़ लेना। मैं इसकी पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ है उपलब्ध करवा दूंगा इसकी आपको ऐप के अंदर, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाने लायक जो चीजें थी वो वहीं पे जो क्वेश्चंस है वहीं से सीधे पूछते हैं। फोर्थ ग्रेड के अंदर इतना जो है आपका हाई लेवल नहीं आएगा। जो PYQs वगैरह है वो सीधे ही वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो विकृत एल्कोहल शब्द जो है वो तात्पर्य जहरीले या खराब स्वाद वाले योजक जैसे मेथेनॉल, बेंजीन, पायरिडीन, अरंडी का तेल, गैसोलीन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और एसीटोन के साथ में मिलावटी एल्कोहल उत्पादों से है जो मानव उपभोग के लिए उन्हें इसे अनुपयुक्त बनाते हैं। एल्कोहल मानव उपयोग है लेकिन इसके अंदर ये चीजें मिलाते हैं तो वो अनुपयुक्त हो जाते हैं। आपको कुल मिला के ये चीज याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न रिपीट होता है, PYQ अगर रिपीट होता है तब उसमें हमारी ये चीजें काम आती है। ठीक है, किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। मैंने आपको इन सब के सूत्र है वो मैंने आपको पहले बताए थे। तो किसके अंदर क्रिस्टलीकरण का जल नहीं था, वो आपके खाने का सोडा। जो खाने का सोडा आपको मैंने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो खाने का सोडा था। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर क्या जल की मात्रा नहीं थी। धोने के सोडे के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि NaCO3 ये हमने पढ़ा था, Na2CO3 हमने पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट इसके साथ में डॉट 10H2O था, जिसके पीछे जो 10H2O आता है डॉट चॉइस H2O डॉट 2H2O, जैसे जिप्सम में 2H2O आता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O आता है। तो ये क्या है, ये जल के क्रिस्टलीय अणु है। तो यहाँ पर यह कहता है किसके अंदर जल का क्रिस्टलीय अणु नहीं पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जल के अणु नहीं पाए जाते हैं, खाने का सोडा। तो आपकी क्या है, खाने का सोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है, इसके विपरीत सोडा और जिप्सम में क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित होता है। ठीक है, अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाला धातु कौन सा होता है। तो देखो चांदी मूल अवस्था में मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, सोना मिलता है। लोहा है वो अपने मूल अवस्था में नहीं मिलता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये अपने अयस्कों के रूप में ज्यादातर मिलते हैं, मूल अवस्था के अंदर नहीं मिलते हैं। और लोहे के जो अयस्क है वो मैंने आपको बताए थे, सिडेराइट, हेमेटाइट, जितने भी जो अयस्क है उनमें मिलता है। ठीक है भाई, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है, इनमें ये मिलता है। तो लोहा अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलता है, इस चीज को आप एक तो ध्यान रखें, याद रखना। ये अपने अयस्क है इनके 4 जो उनके रूप में ये मिलता है, इसके विपरीत ये सभी मूल अवस्था में मिलते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची को मिलान करना, एक तरफ कार्बन के प्रतिशत है, एक तरफ कोयले की किस्म है। कोयले के बारे में हमने सारी चीज पढ़ रखी है। कोयले के 4 प्रकार हैं और चारों के किस्म में कितने कितने कार्बन होता है। तो सबसे जो बढ़िया कोयला है वो आपकी कौन सा, एंथ्रासाइट है। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है। और सबसे जो आपके दुर्बल कोयला है, सबसे घटिया कोयला वो कौन सा, पीट है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है। तो सबसे कम 27 है, इसका मतलब पीट है। एंथ्रासाइट सबसे अधिक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक के अंदर दूसरा है, एक के अंदर दूसरा किसके अंदर है, एक के अंदर दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, एक सही हो गया। उसके बाद में बी, सी के अंदर देख लो, सी के अंदर पहला है। ठीक है, सी के अंदर पहला है यहाँ पर, इसका मतलब इसी से हो गया। उसके बाद में बी के अंदर ये है लिग्नाइट, यानी सबसे दुर्बल या सबसे कमजोर जो कोयला होता है वो आपके पीट होता है। और उससे फिर जो थोड़ा बढ़िया लिग्नाइट होता है, फिर लिग्नाइट से बढ़िया बिटुमिनस आता है और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट आता है। यदि ऊपर से देखें तो सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे लास्ट के अंदर कौन आता है, पीट आता है। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो जाएगा, ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखें, बिटुमिनस का जो है आपके ये बचा तो ये बिटुमिनस का हो जाएगा। 2 चीज याद रखो, सबसे टॉप एंथ्रासाइट, सबसे कम पीट, उसके बाद में लिग्नाइट, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, ये हो गया पीट में 27, लिग्नाइट में 28 से 30, एंथ्रासाइट में 94, बिटुमिनस में 77-78% के आसपास में क्या कार्बन होता है। कौन सा धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो विद्युत का सुचालक भी है। इजी प्रश्न है,
बहुत बार पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड बनाता है वो भी ए धातु बनाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, जो विद्युत का सुचालक है। एकमात्र ए धातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। हमने पढ़ाई है भाई, इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा हमने, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में देखो कार्बन का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है, वही ग्रेफाइट आ गया, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट ही होता है। के बाद में यहाँ पर देखो सबसे अधिक स्थायी फुलरिन की बात करें तो C60 था, हमने पढ़ा था बैकमिंस्टर फुलरिन C60 है जो सबसे अधिक स्थायी फुलरिन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि कुछ ऐसी भी शब्द में आए तो हमने क्या है, बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है इसको, हमने C60 के अलावा पढ़ा भी नहीं था, एक ही पढ़ा था, तो बाकी चीज़ तो वैसे भी आपके देखी हुई नहीं थी, आपको वही देखी हुई थी, तो उसी को सही करना था, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु एक फुटबॉल जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। डिटोल के मुख्य घटक क्या है भैया, डिटोल जो साबुन होती है, डिटोल वगैरह हम यूज करते हैं, या जो आपके वो लिक्विड आता है डिटोल, आप उस पर जो आता है उस पर आप नाम पढ़ना, जब भी मार्केट से लाओ तो आप नाम देखना, उसके ऊपर आएगा क्लोरोक्सिनोल ट्रपिनोल, ठीक है, ये नाम उसमें लिखा आता है। डिटोल के ये मुख्य घटक होते हैं, कभी भी कोई प्रोडक्ट लाओ तो उसके ऊपर जरूर जो है उसके प्रिस्क्रिप्शन दे रखे हैं वो जरूर पढ़ना, ठीक है। ये कीटाणु रोधी गुण प्रदान करने के लिए काम आते हैं। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण हरी परत जमा हो जाती है। ये हमने तांबे के अंदर पढ़ा था कि तांबे के अंदर यदि कॉपर कार्बोनेट जमा होता है तो उसके अंदर क्या बनती है, हरी परत बन जाती है। और ये क्यों बनती है, ये बर्तनों को आर्द्र वायु के अंदर खुला रखते हैं, उस समय कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है, उसे हरित परत भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, याद रखें, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कौन सा कथन सत्य है, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। देखो ये पहला ही उल्टा लिख दिया, धातु के ऑक्साइड हमने पढ़ा था क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं, ए धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी एक दूसरे के ये इंटरचेंज इन्होंने कर दिए हैं। यानी इसमें सत्य पूछा है, ना तो ए और ना बी, दोनों ही क्या है, दोनों इसके अंदर सत्य नहीं है। धातु के ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं, ए धातु के ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर दोनों ही आपके क्या है, सत्य नहीं है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्बन का एक अपर रूप एलोट्रोप नहीं है, यानी कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। हमने पढ़ा है कि कार्बन का अपर रूप हीरा है, फुलरिन है, ग्रेफाइट है, और एक अभी जो नया ज्ञात आया है वो ग्रेफिन है। हाइड्रोकार्बन कार्बन के अपर रूप नहीं है, ये एक वो श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो कार्बन के ये कार्बन और हाइड्रोजन के क्या है, ये यौगिक है, न कि कार्बन के अपर रूप, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है, प्राकृतिक रबड़ बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके, मुझे लग रहा है 4th ग्रेड के अंदर एक शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न जरूर रहेगा कि प्राकृतिक रबड़ है उसका जो बहुलक है कौन है, किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़ एक जैविक बहुलक है जो मुख्य रूप से आइसोप्रीन का बहुलक से बनता है, पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है। यानी बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, यानी बहुत सारे आइसोप्रीन मिल जाएंगे तो पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रबर कहते हैं भाई, ठीक है। तो आइसोप्रीन रबर का मुख्य घटक है, इसे लचीलापन है मजबूत बनाता है, ठीक है। इसके अंदर वल्कनीकरण करते हैं और सल्फर मिलाया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। पित्तल एक मिश्रित धातु है, किसकी धातु है, मैंने आपको बताया पित्तल को पिताजा से याद करना, तांबा प्लस जस्ता यानी जिंक, कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा पित्तल के अंदर, से आपका सेंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो उपयोग तो आपको पता ही है पित्तल का कहाँ किया जाता है। ये जैसे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आपके आता नहीं है, ठीक है, हालांकि 4th ग्रेड में आएगा नहीं, इसके अंदर फॉर्मूले से इसको ज्ञात करता है, 6 इंटू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला, कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। जो जीवित जीवों से प्राप्त किए जाते हैं कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जाता है, इनको कौन सा कहते हैं भाई, जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव शक्ति सिद्धांत ये कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो अगला, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अब देखो कोयले की बात करें तो हमने पढ़ाई है, एंथ्रासाइट के अंदर अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, पीट के अंदर कम पाया जाता है सबसे, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। कार्बन का वह गुण है जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो भाई जो ये केटिनेशन है, श्रृंखला है, कार्बन का केटिनेशन गुण, कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने का गुण होता है, जिसके कारण कार्बन है वो लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो ये आपने पढ़ाई है और आपको पता ही है भाई, कार्बन जो है वो लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, ठीक है। केटिनेशन याद रखना है। OH एक क्रियात्मक समूह किसमें आता है, OH हमने पढ़ा C2H5OH, क्या है ये, एथेनॉल जो आता है, एथेनॉल मेथेनॉल जो भी आते हैं इसके पीछे OH लगता है, ठीक है। जैसे ओल, यानी ओल जहां पर आता है ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल आ गया, जहां पर एथेनॉल मेथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल जो भी नॉल लगेगा उसका क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा, OH हो जाएगा। जैसे आप याद रख लेना, इसे एथेनॉल जो शराब का सूत्र है एल्कोहल का, उससे आपको इसको याद रखना है,
ऐसे याद रख लें। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन सा लोहा है इसको आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। देखो आयरन जो कार्बोनेट के रूप में लोहा अयस्क है वो सिडेराइट माना जाता है। कौन सा? सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। मैंने लोहा पढ़ाया उस समय ये बताया था, आयरन कार्बोनेट सिडेराइट होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें यहाँ पे। उसके बाद में FeCO3 इसका सूत्र होता है। रासायनिक पदार्थ और इसके अनुप्रयोग की बात करें तो देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है हमने बताया है कि ये जो पेयजल है उसका शोधन करता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? पेयजल का शोधन करता है। यहाँ पर क्या है? पेयजल का शोधन करता है ब्लीचिंग पाउडर। एक के अंदर हमारा हो गया 3, एक के अंदर 3 किसमें? इस एक के अंदर ही है। ठीक है, एक के अंदर 3 इसमें एक के अंदर ही है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है आपके कहाँ आता है? अम्ल नाशक के अंदर काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपके दंत चिकित्सक के अंदर काम आता है। वॉशिंग सोडा कांच निर्माण के अंदर काम आता है। इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा, इंपॉर्टेंट याद रख लेना। जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा उसका निर्माण होता है कांच निर्माण के लिए। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को याद रख लेना है आपको। वॉशिंग सोडा कांच का निर्माण के लिए काम आता है। बेकिंग सोडा एक अम्ल नाशक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दंत चिकित्सा में प्रयोग होता है। और ब्लीचिंग पाउडर पेयजल का शोधन करता है। इस चीज को याद रखें। ये सभी जो एग्जांपल्स है ये इनके एग्जांपल्स, इनके यूनिक एग्जांपल्स है और ये क्या है? काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हो सकता है आपको ऐसे मिलान करना नहीं आए और यदि सिंगल आ जाए, हो सकता है यहाँ से एक दो चीज अलग चेंज हो जाए, हो सकता है यहाँ से एक दो चीज चेंज हो जाए। बाकी ये 4 याद रखें, ये घूम फिर के यही आने वाले हैं आपके। तो इनके उपयोग ये जो लिखे हुए हैं एज इट इज याद रखना। ये काफी बार प्रश्न ऐसे रिपीट हुआ है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्लीचिंग पेयजल का शोधन है, बेकिंग अम्लनाशक है, वॉशिंग सोडा कांच का निर्माण है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? दंत चिकित्सा के अंदर काम आता है। फुलरिन का उपयोग कहाँ होता है भाई? देखो फुलरिन का उपयोग हमने पढ़ा था फुलरिन के अंदर कि ये जेवरात, ये तो हीरा है। ठीक है, ये तो हीरा है, ये भी हीरा ही है और ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ये हीरा का है पत्थर एवं चट्टानों को काटने में, और जेवरात के निर्माण में भी हीरा ही आता है। इलेक्ट्रोड कहाँ पता है? ग्रेफाइट का आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस के शोधन में, प्राकृतिक गैस के शोधन के अंदर फुलरिन का उपयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखें। ये सारे एग्जाम्पल्स है वो याद रखें, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। प्राकृतिक गैस के शोधन के अंदर फुलरिन का उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में देखो 2 कथन दिया हुआ है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। एक बात एकदम करेक्ट बात है, सोडियम धातु को हम केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। चलो बात सही है, क्रियाशील है। सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, ये बात गलत है भाई। सोडियम धातु है वो नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। यानी बात करें कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। सोडियम से वो क्या है? प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला देखो कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है भाई? कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? कार्बन का अपर रूप नहीं है। बहुत सरल प्रश्न है। उसके बाद में देखो लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है, लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है। लोहा जो है सिडराइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, ये सभी है। आपने पढ़ा कि लिग्नाइट, लिग्नाइट किसका है? कोयला का है। लिग्नाइट किसका है? कोयला का है। और ये आपको आयरन कार्बोनेट, अभी हमने पढ़ा था आयरन कार्बोनेट पढ़ा था। ठीक है, सिडराइट को तो ये भी याद रखें, सिडराइट आयरन कार्बोनेट है और लिग्नाइट है वो क्या है? कोयला है। कोयला का आपको पढ़ा था, कोयला का जो है प्रकार है लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट 4 और 4 लोहे के याद रखें। तो ये लोहे का अयस्क नहीं है, लिग्नाइट कोयले का है। थोड़ा ये अंतर है, याद रखें, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में देखो प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक रबर किसका है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है भाई, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखें। ठीक है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। किसका मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O एकदम सही है। उसके बाद में देखो बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम सही है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी एकदम सही है। और यहाँ पर जैसे ये वैसे तो सही है, बाकी यहाँ पर ऐसे तो 10H2O आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर वॉशिंग सोडा के अंदर Na2 सोडियम कार्बोनेटेड डेकाहाइड्रेट होना चाहिए, 10H2O आना चाहिए था। लेकिन ज्यादा गलत कौन सा है? ज्यादा गलत आपके ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपके क्या था? CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र था। आप विरंजक चूर्ण का सूत्र था, आपको याद है। यहाँ पर जो है बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर है वो प्राप्त होता है। हमने ये चीज पढ़ रखी है। तो जो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है ये इसका सही सूत्र होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्लीचिंग बुझा हुआ चूना के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर यह बनता है। याद रखें यहाँ पर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन है, यहाँ पर दिया हुआ है बुझा हुआ चूना के अंदर। तो इस चीज को आपको याद करना है। ठीक है, और उसके बाद में अगला है, देखो ये तो आपके हो गया आंसर। अगला आप देखो कार्बन परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की जो अद्भुत क्षमता होती है वे बड़े अणुओं को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाता है? ये हमने पढ़ लिया है कि भाई श्रृंखलन या कैटेनेशन, श्रृंखलन या कैटेनेशन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? ये जो कार्बन परमाणुओं को बड़ी श्रृंखला बनाने का
कारण है। बुझा हुआ चूना में क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया देता है, क्या देता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर देता है। क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। अभी हमने पढ़ा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, और बुझा हुआ चूना के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ये देता है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक तरफ तो प्रयोग है और एक तरफ इनके गुण है, और इनको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। जैसे यहाँ पर देखो द्युति लश्चर यानी चमक होता है, क्या होता है, चमक होता है। तन्यता तार के समान आघात वर्तनीय पीटने पर, और ध्वनिक है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। चलो ये तो इजी है। आपके आघात वर्तनीय पतली चादर को पीट करके पतली चादर बनाना, टकराने पर खनखनाट की आवाज आना, ध्वनिक हो गया भाई, ठीक है। धातु है वो ध्वनिक है, इसकी विशेषता ही है, टकराने पर खनखनाट की आवाज आती है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि जो धातु है हमने कहा था, धातु क्या है, धातु ठोस है और ध्वनिक होते हैं, इसलिए घंटी वगैरह जो भी बनाई जाती है वो सभी धातुओं की होती है, तो वो टकराने पर खनखनाट उत्पन्न करता है। आघात वर्तनीय पीटने पर चादर उत्पन्न, मतलब पीट करके उसको पतले चादर बनाया जा सकता है। सोना है वो क्या है, आघात वर्तनीय है। तन्य की बात करें तो लंबा 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो खींचने पर तार बनाना, ये हो जाएगा तन्य। और चमक धातुओं के अंदर होती है चमक। तो ये सारा इजी प्रश्न है, आप इसको कर लेना, मिलान कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो उस ए धातु को पहचानिए जो चमकदार है। ए धातु जो चमकदार है, हमने एक ही अपवाद पढ़ा था, हमने कहा था कि सभी ए धातुएं कैसी हैं, चमकदार नहीं है। अपवाद एक आयोडीन, आयोडीन जो ए धातु है वो क्या है, चमकदार है। हमने पढ़ा था, अपवाद में पढ़ा था, याद करना है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। धातु के कौन से गुणधर्म से घंटियां और संगीतवादी यंत्र की तारें बनाई जाती है भाई, तो हमने पढ़ाई है कि धातु का जो ध्वनियात्मक सोनोरिटी आपके गुणधर्म है उसके कारण घंटियां और संगीतवादी यंत्र के तार वो बनाए जाते हैं। तार तो तन्यता से बनाते हैं, चादर वगैरह आघात वर्तनीय से बनाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया है, उसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तन्य धातु है, हमने पढ़ा सोना, सोना सबसे आघात वर्धनीय है, सोना सबसे तन्य धातु है। याद रखें 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, धातु के रूप में खींचने की क्षमता होती है। सोना अधिक तन्य है, बहुत पतले तारों में खींचा जा सकता है। तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी भी तन्य है, लेकिन सोना सबसे तन्य है। धातु तो धातु की विशेषता ही तन्य है, तो ये तो सभी धातु तन्य होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे तन्य की बात करें तो सोना सबसे तन्य है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखो मिसेल गठन में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है भाई, यानी मिसेल गठन के अंदर हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है वो कहाँ होती है, आंतरिक ओर की होती है। मैंने आपको मिसेल के अंदर बताया था, हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है वो आंतरिक और होती है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या है भाई, ये प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल क्या, तो एक प्रकार का एल्कोहल है, हमने पढ़ा था एल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, जो भी है प्रोपेनॉल, ये क्या है, एक प्रकार का एल्कोहल है। उसके बाद में सोडियम धातु किसमें भंडारित होती है भाई, तो केरोसिन के अंदर, ठीक है। पेट्रोल, एल्कोहल पानी के अंदर नहीं है, केरोसिन के अंदर भंडारित होती है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं उसके अंदर भंडारित होती है। इजी प्रश्न है, आपको आता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है, तो यहाँ पर देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी क्षारीय धातु है, और पारा है वो क्षारीय धातु नहीं है। पारा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपके आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंदर ये जो वर्ग है, ये वर्ग है हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है। या फिर ये आ जाएगा या रबड़ी सस्ती फ्री, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं हेलिना की रब से फरियाद। इस तरीके से आवर्त सारणी का जो ये एक समूह है उसको वैसे याद करते हैं, तब ये आता है कि ये जो सारे हैं ये कौन से हैं, ये क्षारीय धातु है। जैसे हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम जो भी है ये सभी क्या है, ये क्षारीय धातु है। तो पारा यहाँ पर क्षारीय धातु नहीं है। और ये याद रखें, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों चाकू से काटे जा सकते हैं। किससे, चाकू से काटे जा सकते हैं, चाकू से काटे जा सकते हैं, ये याद रखें। ये बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है। जब मैं सीईटी के लिए ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ा रहा था तब मैंने इस चीज़ इतनी बार बताई थी, रटा था, और जैसे बताया था मैंने, और सीईटी के अंदर भी यहाँ से सीधा सीधे प्रश्न आए थे, ठीक है। तो सीईटी के अंदर ऑफलाइन बैच के अंदर मैंने जितने नोट्स बनवाए थे, जितने पढ़वाए थे, उसके अंदर लगभग जो है हर शिफ्ट के अंदर 12-13 साइंस के आए थे, और लगभग 10 से 11 प्रश्न है वो जो मैंने लिखवाए थे, उन्हीं में से आए थे। 1-2 प्रश्न है जो किसी शिफ्ट के अंदर बाहर गया था, किसी के अंदर नहीं गया था। तो जो है मैटर यही है, इनको आपको याद रखना है, अच्छे से याद करना है। जो चीजें बता रहा हूँ वहीं से प्रश्न आने वाला है, ठीक है। साबुन डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। साबुन डिटर्जेंट से संबंधित जो सत्य कथन है उसकी पहचान करना है आपको। देखो साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आमतौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। ये पहला गलत है भाई। जब साबुन के अणु पानी और गंदगी तेल के संपर्क में आते हैं तो विसेल बनाते हैं, ठीक है, ये सही बात है। अपने को सत्य कथन बताना है, ये सही बात है भाई, मिसेल बनाते हैं। ये मिसेल्स पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं, ये भी सही बात है। साबुन कठोर जल में प्रभावकारी है, ये गलत है भाई। साबुन कठोर जल के अंदर काम नहीं करती है, अपमार्जक करता है, ठीक है। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी है, नहीं, कठोर जल के अंदर डिटर्जेंट प्रभावी है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, वो भी गलत है। तो बी और सी सही है इसका, ठीक है, इसका बी और सी सही है, ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये चीज देख लेना। और उसके बाद में अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, वही बताया मैंने आपको, कौन सी, लिथियम आ गई। इसके अलावा और है दो,
ठीक है, पोटेशियम और सोडियम है, तो ये तो चाकू से काटी नहीं जा सकती। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या तांबा तो कितने कठोर होते हैं, ठीक है। ये तो चलो इसमें ऑप्शन ही ऐसे थे, आप कॉमन सेंस से कर लेते। एरिएटेड वाटर, अशुद्ध पेय या फिर सोडा पानी। ये जो सोडा आपको जो पिलाते हैं मार्केट के अंदर, आप देखे होंगे शहरों के अंदर जाते हैं तो चौराहे पे वगैरह जो नींबू पानी वगैरह बनाते हैं वो सोडा भी बनाते हैं, और वो इसके पास में एक इतनी जो वो मशीन रखते हैं, ठीक है, वो गैस वाली रखते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, और वो आपके क्या है उसमें पानी के अंदर मिलाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, जो सोडा पानी है वो क्या है, गैसों का मिश्रण है क्या सोडा पानी? सोडा पानी गैसों का मिश्रण होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है, गैसों का मिश्रण नहीं होता है। तरल घोल में गैस होती है, बिल्कुल ये बात सही है कि सोडा पानी वो तरल घोल के अंदर गैस होती है। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पहले गिलास के अंदर पानी डालते हैं, फिर एक उसके अंदर नींबू डालते हैं, ठीक है। पानी और नींबू सारा मसाला डालने के अंदर वो क्या करता है, वो उसको उस मशीन से कार्बन डाइऑक्साइड से तरल के अंदर गैस मिलाते हैं। पहले पानी डालने के बाद में उसके अंदर गैस मिलाते हैं, तब वो एकदम से झाग उत्पन्न होता है, फिर आपको देते हैं और आप फटाफट उसको पी लेते हो, ठीक है। तो वो सोडा पानी पीने के लिए जो तरल घोल है, तरल घोल में गैस मिलाते हैं वो, यानी ये सत्य है, सोडा पानी क्या है, तरल घोल में गैस है, ये स्टेटमेंट सत्य है। गैस के घोल में तरल है नहीं, ना तो गैसों का मिश्रण है, ना ही गैस के घोल में तरल है, वो तरल के अंदर गैस मिलाते हैं, बी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी है, यानी विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एकदम सत्य है, और विलायक विलय के रूप में पानी है, सही बात है। वही इसी का दूसरा नाम इन्होंने यह दे दिया कि विलय क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, गैस है, और विलायक क्या है, विलायक जल है, तरल घोल है, एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बी और डी। कौन सा भाई, बी और डी सत्य है, यह इसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे वाला उल्टा लिखा हुआ है, तो बी और डी सत्य है इसका। उसके बाद में यहां पर देखो अगला, उस कथन की पहचान करें जो कार्बन यौगिकों के लिए क्या है, सत्य है। उस कथन की पहचान करें जो कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। जैसे देखो, कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, वह कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, एक बात सत्य है, ठीक है। शाखा और वलय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, एकदम सत्य बात है। वे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। देखो, कार्बन यौगिक है वो विद्युत के अच्छे संवाहक नहीं होते, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद में देखो, वे उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होते भाई, ठीक है, वो उच्च गलनांक और क्वथनांक उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन तो अधातु है और इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। वह सह संयोजक बंधन बनाता है, ये सह संयोजक बंधन बनाता है, ये एकदम सत्य बात है, ठीक है, ये एकदम सत्य बात है। और विद्युत के अच्छे संयोजक होते हैं कार्बन के यौगिक। देखो, कार्बन के यौगिक, कुछ जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो क्या है, वो विद्युत के अच्छे सहवाहक होते हैं, ठीक है। बाकी जैसे ग्राफाइट वगैरह है तो वो विद्युत के अच्छे सहवाहक होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक, क्या हो जाएगा, ए और डी इसका सेंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। सभी जो है आपके विद्युत के संवाहक नहीं होते हैं, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, वो एक होता है, बाकी तो ऐसा तो लगभग विद्युत के कुछ अलग होते हैं। तो ए और डी उसका सेंसर हो जाएगा। फिनाइल उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्काइल बेंजीन का नाम क्या है भाई? तो एल्काइल बेंजीन का नाम क्या है आपके, फिनाइल जो आता है जहां पर क्यूमीन शब्द आता है, ठीक है। तो फिनाइल के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में क्यूमीन है, इसका उपयोग करते हैं, एल्काइल बेंजीन है ये याद रखें, क्यूमीन, फिनाइल और क्यूमीन याद रखें बस, यानी फिनोल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में एल्काइल बेंजीन है क्यूमीन, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसे बाद में फिनोल और एसीटोन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्यूमीन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यह फिनोल की व्यावसायिक उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक है, ठीक है। तो फिनोल जहां शब्द आएगा वहां क्यूमीन आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। क्यूमीन और फिनोल है, PYQ है, अगर वापस आ जाए तो आपके गलत नहीं करना है। सफाई के दौरान साबु के अणुओं द्वारा निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? मिसेल्स कहा जाता है। ये चीज याद रख लेना, बार बार चीज आ रही है कि सफाई मिसेल्स के रूप में होती है, ठीक है, सफाई मिसेल्स के रूप में होती है। मिसेल्स क्या करती है, कपड़ों से गंदगी को दूर करते हैं। साबुन के अणु पानी में मिलाकर मिसेल्स नामक गोलाकार संरचना बनाते हैं। ये मिसेल्स गंदगी और तेल के कणों को पकड़ करके पानी में घुलने योग्य बनाते हैं और उन्हें आसानी से धोया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखें, मिसेल्स के कारण हम कपड़े धोते हैं। क्वार्ट्ज एक धातु है जो ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है भाई। क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज एक धातु है जो सिलिकन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। आपको मैंने बताया होगा कि जो क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला है वो SiO2 है। क्या भाई? SiO2 है, क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला है वो SiO2 है, और वो जो आपके क्या है सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। सिलिका, जिसको सिलिका भी कहते हैं, क्वार्ट्ज को क्या कहते हैं? सिलिका भी कहते हैं, और ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हीलियम गैस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है? देखो, ये बेरंग है, बिल्कुल सही है, गंधहीन सही है, बेस्वाद सही है, विषाक्त नहीं है। हीलियम गैस विषाक्त नहीं है, क्योंकि हीलियम गैस तो गुब्बारों के अंदर बढ़ता है, और हीलियम गैस कृत्रिम शोषण के रूप में प्रयोग लेते हैं। गोताखोर जब जाते हैं, गोताखोर उस समय जो सिलेंडर के अंदर गैस मिलाई जाती है वो भी क्या है, हीलियम से लेती है, हीलियम से शामिल होती है। तो बेरंग है, गंधहीन है, बेस्वाद है, यानी स्वादहीन है, रंगहीन है, गंधहीन है, ये सब सही है, लेकिन ये विषाक्त नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है, दे सत्य नहीं है, ठीक है। ये एक्रिय गैस है, हीलियम क्या, हीलियम एक्रिय गैस है, वो हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री
नहीं, हीलियम्स वहाँ आता है, वहाँ तो हाइड्रोजन आता है हेलिना की। तो हीलियम्स मैंने आपको बताया था है नेताओं और कर्मचारियों, है नेताओं और कर्मचारियों, ठीक है, ये उसमें रहे भाई, ठीक है भाई, जीते रहो, ये आता है उसके अंदर हीलियम्स। 18वें नंबर का जो समूह है, 18वें नंबर का समूह है जो एक्रिय गैसों का समूह है, कौन सा, एक्रिय गैसों का समूह है, उसके अंदर आता है हीलियम्स। ये सभी क्या है, एक्रिय गैस है, हीलियम्स, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये जो है ये उसमें, ये गुब्बारा भरने में काम आती है और श्वसन चिकित्सा के अंदर इसका उपयोग करते हैं। विषाक्त ये हीलियम नहीं होती है। तो ये मैंने हीलियम्स के अंदर सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। दिए गए कौन सा तत्व सूर्य में प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, भाई सूर्य के अंदर आपको पता है एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सूर्य के अंदर एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ में एक ही ऑप्शन है हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम है वो सूर्य के अंदर पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा के अंदर। लगभग 75% तो क्या हाइड्रोजन पाया जाता है, और बाकी जो 23-24% हीलियम पाया जाता है, 1-2% कोई अन्य पाए जाते हैं, बाकी हाइड्रोजन और हीलियम ही सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है द्रव्यमान का अधिकांश हिस्सा है 24 और 75%, और ये सूर्य में परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ब्लैक गोल्ड का शब्द किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, याद रखें, क्योंकि ये काले रंग का होता है और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। पेट्रोलियम उद्योग आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह ऊर्जा और ईंधन दोनों के मुख्य स्रोतों में से क्या है, एक है। फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है भाई, तो फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है, 15 है। जैसे ये तो क्या है, आपको वो 20 तक याद रखने हैं, जो परमाणु क्रमांक है वो 20 तक याद रखने हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में जो है आपके क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और क्या है, कैल्शियम। तो ये जो 20 है, उसके बाद में स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वो वगैरह आता है, वो याद नहीं रखने हैं आपको, 20 तक याद रखना है। कितने, 20 तक याद रखना है, जिसके उसमें 15 नंबर पर कौन सा है आपके सल्फर, फॉस्फोरस है, 16वें पे सल्फर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, ये आवर्त सारणी के अंदर कुछ संख्या है। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पिटवा लोहा। कौन सा पिटवा लोहा है, रोट आयरन जिसको बोलते हैं, पिटवा लोहा, ये लोहे का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। रोट आइकन जिसको बोलते हैं, ये लोहे का शुद्ध रूप होता है। अम्ल वर्षा क्या, जो मुख्य रूप से वायुमंडल के उत्सर्जन के कारण होती है। देखो अम्ल वर्षा मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल के अंदर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। वायुमंडल के अंदर जो वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस N नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनके रूप में, इनके कारण जो है वो वर्षा होती है। ये क्या करते हैं, ये जो जलवाष्प आती है, जलवाष्प से मिलकर के ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, और वो अम्ल के साथ में क्या है, जो वर्षा होती है उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। इसलिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है वो यहाँ पे धरती पे आपके जो इस मानव स्किन है, जो पहली बारिश के अंदर पहली जो वर्षा होती है उसमें नहाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। प्लस जो अम्ल वर्षा के कारण जितनी भी संगमरमर की जो व्हाइट जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनको भी नुकसान हो रहा है। ताजमहल को जो नुकसान हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण, क्योंकि उसके अंदर क्या है, SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो वर्षा के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है वो जमीन पर आता है, ठीक है। वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों से उत्सर्जन होती है, जल वाष्प के साथ में मिलकर के सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और फिर ये वर्षा के रूप में क्या पृथ्वी पर गिरते हैं। चलो ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर रूप से मौजूद तत्व क्या है भाई, ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर रूप में जो तत्व होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इसको याद रखें। ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर रूप में मौजूद तत्व प्लाज्मा कहलाता है, ये चीजें याद रखें, ठीक है। ये एक आयनीकृत गैस है, ये तारा, सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों का मुख्य घटक है प्लाज्मा, इसको याद रखें। उसके बाद में हेप्टेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, हेप्ट आता है, हेप्ट किस आता है भाई, हेप्ट के अंदर 7 आते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा मेथेन 1, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आपने ऐसे पढ़ा, तो मेथेन 1, एथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4। उसके बाद में पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 और डेकेन 10, ठीक है। तो डेकेन हो गया 10, तो यहाँ पर हेप्टेन है 7, याद रखें, ये 7 आ जाता है हेप्टेन। उसके बाद में यहाँ पर है हेप्टेन हो गया 7, जिसके अंदर, चलो ये तो हो गया। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर मैंने आपको बताया था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और एक अमोनिया गैसेज होती है, वो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग होती है, अमोनिया। तो एक तो अमोनिया है, एक CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और एक आपके HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये इस प्रकार की गैसेज है जो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, CFC, HFC और अमोनिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर के बना होता है, कौन से रत्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर के बने होते हैं, यहाँ पर देखो तो रूबी और नीलम। कौन से भाई, रूबी और नीलम ऐसे रत्न हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। रूबी और नीलम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग नीलम और मणि बनाने में किया जाता है। अपने क्रिस्टलीय रूप या कोरंडम में एल्यूमिना इन
दो कीमती रत्नों के निर्माण का आधार तत्व है। ठीक है, ये ध्यान में रखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रूबी और नीलम के निर्माण का आधार तत्व है। उसके बाद में यहाँ पर देखो तत्व है, और यहाँ पर क्या है, परमाणुकता है, एटोमिसिटी है। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम, हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर हम पढ़ते हैं He, यानी एक परमाणुक है हीलियम। नाइट्रोजन के अंदर हम देखते हैं N2, यानी द्विपरमाणुक है नाइट्रोजन। फास्फोरस के हम देखते हैं P4, फास्फोरस की हम देखते हैं P4, इसका मतलब हो गया आपका चतुष्परमाणुक हो गया। सल्फर हम देखते हैं S8, इसका मतलब हो गया S8 में बहुपरमाणुक हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हीलियम से एक परमाणुक है। नाइट्रोजन के अंदर N2 लिखते हैं अपन, तो वो क्या द्विपरमाणुक है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर O2 लिखते हैं तो वो द्विपरमाणुक हो गया, और उसके अंदर है। उसके बाद में फास्फोरस के अंदर P4 लिखते हैं तो ये चतुष्परमाणुक हो गया। सल्फर S8 है तो आपके क्या हो गया, बहुपरमाणुक हो गया। मिलान कर लो, पहले के अंदर 4 है, एक के अंदर 4 है, यहाँ है और यहाँ है। दूसरे के अंदर बात करें नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणुक है, तो नाइट्रोजन के अंदर 1 है, तो B इसके अंदर है। ठीक है, B इसके अंदर, C के अंदर तीसरा है, C के अंदर तीसरा है, और D के अंदर कौन सा, D के अंदर दूसरा है, तो ये आपके सही है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम एक परमाणु है क्योंकि ये अकेला परमाणु है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु है क्योंकि ये 2 परमाणु का अणु है। ये चतुष्परमाणु है क्योंकि ये 4 परमाणुओं का अणु है। ये बहुपरमाणु है क्योंकि ये 8 परमाणु के अणु है, S8, P4, N2 और He। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस यौगिक को 393 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त होता है? मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करने पर क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है, 2H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, 2H2O होता है। जब गर्म करते हैं तो जल की कुछ मात्रा उड़ जाती है, और वो कितनी उड़ाते हैं, CaSO4 हाफ H2O तक जल की मात्रा उड़ा देते हैं। और ये स्थिति अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट जिसको बोलते हैं, ये स्थिति प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, जबकि यह जिप्सम की होती है। इसको याद रखें, गर्म 393 केल्विन पर किया जाता है। तो दोनों के अंदर जल की मात्रा है, उसके अंदर 2 है और इसके अंदर हाफ है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका आणविक सूत्र CaSO4 हाफ H2 हो गया। ये एक सफेद चूर्ण रासायनिक यौगिक है जो जिप्सम को इतने के 393 केल्विन पर गर्म करने पर बनता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको बता ही दिया है, सूत्र CaOCl2। भुजा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी इसको बोलते हैं, CaOCl2, जिसका सूत्र ये होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। कठोर साबुन के साथ अच्छे जाग नहीं देता है, इसका कारण है भाई, कठोर साबुन के साथ में अच्छा जाग नहीं देता, इसका कारण क्या है, क्योंकि कठोर साबुन जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, जिनकी वजह से साबुन घुल नहीं पाता, जिसके कारण ये जाग नहीं देता है भाई। ठीक है, जब नहीं घुलता है तो जाग भी नहीं देगा, इस चीज को याद रखें। किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक है जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा है, अयस्क है। हमने कहा कि धातु अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। धातुओं के हमने बहुत सारे अयस्क पढ़े थे, हमने एक लिस्ट पढ़ी थी जिसके अंदर एक तरफ धातु थे और उनकी एक तरफ अयस्क थे। तो धातु के प्राकृतिक यौगिक के रूप में, अयस्क के रूप में धातु प्राप्त किया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम मैंने आपको बता ही दिया है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, बाकी तो पूरा अलग ही है भाई। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम, क्लोरोफॉर्म मैंने आपको बताया है पहले, CCl4 क्या है, CCl क्लोरोफॉर्म मैंने आपको बताया, यानी टेट्रा क्लोराइड। क्या है, टेट्रा क्लोरो, C की मात्रा 1 है, तो एक ने हमने क्या कहा, मैथ, एक का हमने क्या कहा, मैथ। C2 होता है तो एथ हो जाता, C3 हो जाता तो प्रोप हो जाता, C4 हो जाता ब्यूट हो जाता। ठीक है, ऐसे C1 है, इसका मतलब मैथ, 4 क्लोरो मैथ, 4 क्लोरो या टेट्रा क्लोरो मैथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा क्लोरो, या ट्राई क्लोरो आ गया 3, ये ट्राई क्लोरो इथेन आ गया, ये हेक्सा क्लोरो आ गया, टेट्रा क्लोरो मीथेन यहाँ का आंसर हो जाएगा। CCl4 होता है क्लोरोफॉर्म, मैंने आपको बताया था बेहोशी के लिए यही सुंघाया जाता है, फिल्मों में आपने देखा होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, शंखसारण कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, शंखसारण कहलाती है, आप सबको ये तो पता ही है। उसके बाद में यहाँ पर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है और उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है? इसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, यानी जो है लोहे के साथ में मिश्रित करने पर इस्पात बनाता है। इस्पात के अंदर लोहे के साथ में क्रोमियम, लोहे के साथ में क्या बनाता है, क्रोमियम मिलाते हैं और कार्बन की कुछ मात्राएं मिलाती है तो इस्पात बनाता है। क्या आता है, क्रोमियम मिलाते हैं इस्पात के लिए लोहे के साथ में, तो ये याद रखना यहाँ पर आपको। क्लोरोफॉर्म कार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है भाई। क्लोरोफॉर्म के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है वो आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफ्लोरो CFC के बारे में, वाष्पशील कार्बन यौगिक है, फ्रियोन भी कहते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं,
और इनका उपयोग शीतलन में, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। देखो वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा नहीं करते हैं, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक गलत है, ठीक है, यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग करते हैं भाई, बुलेट प्रूफ जो पदार्थ है वो बनाने के लिए कौन सा एक बहुलक प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का जो प्रयोग करते हैं वो बुलेट प्रूफ बहुलक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखें पॉलीकार्बोनेट। उसके बाद में यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है, तो आपके डेक्रोन और टेरिलिन, डेक्रोन और टेरिलिन एक ही है, वो क्या है, वो संघनन बहुलक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है, तो देखो ये सभी फाइबर है, लेकिन सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर क्या है, रेशम है, वो सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है। उसके बाद में नाइक्रोम किन धातु से मिलकर बनता है, मैंने आपको बताया था मिश्रण धातु के अंदर नाइक्रोम लोहा, क्रोमियम और निकिल से बनता है, लोहा, क्रोमियम और निकिल से नाइक्रोम बनता है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने सारे आपको थ्योरी के अंदर अच्छे से बता रखी है चीजें। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया था ड्यूरेलुमीन जो है वो आपके हवाई जहाज की बॉडी बनाने के अंदर प्रयोग में आता है, इस चीज को भी मैंने आपको बताया था, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। और ड्यूरेलुमीन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर पॉलीथीन के निर्माण में कौन सा यौगिक काम आता है, पॉलीथीन के निर्माण के अंदर C2H4 है वो काम आता है, क्योंकि पॉलीथीन ये बनता है आपके एथिलीन से बनता है, एथिलीन के जो आपके पॉलिस है, बहुत सारे एथिलीन मिलकर के क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है, तो ये एथिलीन से मिलकर के बना होता है। C2H4 इसका सूत्र होता है भाई, ठीक है, C2H4 इसका सूत्र होता है, ये ध्यान में रखें। यहाँ पर पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से होता है। एथिलीन एक साधारण हाइड्रोकार्बन है जो पॉलीथीन जैसे प्लास्टिक के निर्माण में मुख्य कच्चा माल है। देखो C2H2 क्या है, एसिटिलीन होता है, C2H6 इथेन होता है, C2H5OH इथेनॉल, यानी ये एल्कोहल शराब होती है। अगला प्रश्न है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ में झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो अपमार्जक द्वारा कठोर जल में झाग उत्पन्न करने का कारण है क्योंकि वो कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, और जब कठोर जल में घुलनशील होंगे तो क्या करेंगे, झाग देंगे। जो घुलनशील होते हैं वही झाग देंगे, जो घुलनशील नहीं है वो क्या नहीं देंगे, झाग नहीं देंगे। पित्तल में तांबे का इस तत्व को मिश्रित किया जाता है, मैंने आपको बताया था पित्तल को तांबा पिताजा भी कहते हैं, यानी तांबा प्लस जस्ता यानी जिंक कहते हैं, जड़न इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला देखो यहाँ पर एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है, हमने आपको बताया फ्रीऑन, CFC, HFC और एमोनिया, ये क्या है, ये प्रयुक्त होने वाले आपकी क्या है, प्रशीतक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर कंडीशनरों के अंदर फ्रीऑन एकदम सही आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर देखो फ्रीऑन, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी अमोनियम भरा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तांबे के प्रमुख अयस्क हैं, तो मेलाकाइट ग्रीन है, तांबों के हैं, बाकी ये जो तांबे के नहीं है। तांबे का याद रखें, मैंने आपको अयस्क बताए थे उस समय, मैंने आपको मेलाकाइट अयस्क है वो तांबे का बताया था उस लिस्ट के अंदर। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है, नियोन, आर्गन और फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो इजी प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक है, तो आप सभी को पता है सीएनजी के अंदर सर्वाधिक मेथेन पाई जाती है, मैंने आपको बताया। एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन, और सीएनजी के अंदर सर्वाधिक मेथेन पाई जाती है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है यहाँ पर। जैसे ये एलपीजी के घटक है, तो देखो एलपीजी के घटक एक तो ये ब्यूटेन है और एक प्रोपेन है, क्या है, एक ब्यूटेन है एक प्रोपेन है, 3 और 4 इसके घटक है, क्या है, 3 और 4 ही एलपीजी के घटक है, तो ये याद रखें, ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी याद रखें, और सीएनजी मीथेन याद रखें। वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा क्या है, ये अपने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड है, ये देखो Na2CO3.10H2O, ये वाशिंग सोडा है, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, ये हो जाएगा। जबकि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, ये खाने का सोडा है, ठीक है, खाने का सोडा है, ये वाशिंग सोडा है, धोने का सोडा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, से आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो यहाँ पर, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जल की कठोरता को सोडियम यौगिक को ना स्थायी रूप से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जल की कठोरता को स्थायी रूप से प्रयोग किया जाता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो जल की कठोरता को स्थायी रूप से नहीं, ये तो आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, ठीक है, यहाँ पर धोने का सोडा आएगा, तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर सही हो जाएगा, धोने का सोडा, ठीक है, Na2CO3.10H2O, ठीक है, .10H2O, ये तो बेकिंग सोडा तो हमने अमलगम के लिए, अमलगम के अंदर अमल जो है अमल राज है वहां पर इसको गलाने के लिए इसका उपयोग किया गया था, वाशिंग सोडा है, ये ध्यान में रखें, किसमें, जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था उसमें, तो उसको ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का
उपयोग है वो किसके लिए, जिप्सम के उष्मन या फिर उसके 393 केल्विन डिग्री पर गर्म करने पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखो कैलामीन, कैलामीन किस धातु का अयस्क है, तो कैलामीन मैंने आपको बताया था जस्ता का अयस्क है। जैसे अभी आया था मेलाकाइट आया था, वो किसका था, तांबे का था, लेकिन यहाँ पर कैलामीन किसका है, कैलामीन है जस्ते का है। ठीक है, कैलामीन किसका है, कैलामीन जस्ता का है, याद रखें। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नाम से जाना जाता है, यहाँ पर फ्रियोन, सीएफसी को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है, सीएफसी को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कार्बन का अनाकार अनाकार अपर रूप है, अनाकार अपर रूप का मतलब देखो, अपर रूप है, अपर रूप होने का मतलब हो गया कि आकार अपर रूप हो गया, वो क्रिस्टलीय अपर रूप है। अनाकार अपर रूप का ये पूछ रहा है अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है, देखो हीरा, फुलरिन और ग्रेफाइट, ये तो तीनों एक ही है, ये लैंप ब्लैक आ गया। वैसे ये ऑप्शन से पता चल जाता है कि तीन एक जैसी विशेषता है, एक अलग विशेषता का है, तो ये आंसर हो जाएगा लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक क्या होता है भाई, आपका जो काजल है, लैंप ब्लैक क्या है, जो काजल है वो काजल होता है लैंप ब्लैक। ठीक है, काजल को लैंप ब्लैक कहते हैं, तो आप हमने पढ़ा ही है, काजल, कोयला, कोक वगैरह जो सब है वो क्या है, ये अनाकार अपरूप है या अक्रिस्टलीय अपरूप है। इसी को अनाकार अपरूप को क्या कहते हैं, हम अक्रिस्टलीय अपरूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपर रूप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपर रूप इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हो गया। अगला देखो यहाँ पर लकड़ी का कोयला एक अपर रूप है, किसका, कार्बन का अपर रूप है, अक्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन का, लकड़ी का कोयला, ये ध्यान में रखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, खाने का सोडा को सामान्यतः कहा जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा भी कहा जाता है इसको। उसके बाद में यहाँ पर निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है, हमने पढ़ा था NaOH कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH होता है, ये होता है आपके खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये नमक हो गया, और ये हो गया आपके वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखें आप। उसके बाद में देखो धावन सोडा, यही सेम आ गया। कौन सा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भाई ये पे बेकिंग सोडा था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा इसका। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, कास्टिक सोडा हो गया, ये नमक हो गया, सारी चीज आ गई, ये कास्टिक सोडा था, ये सारी चीज आ गई, तो Na2CO3 हो जाएगा, .NH2 हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, गलत कथन पहचानिए, सोडियम पोटेशियम दोनों ही साबुन कठोर जल में प्रभावी है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन कठोर जल में प्रभावी है, यही क्या है, यही आपके गलत कथन है, यही आपके गलत कथन है। क्यों, क्योंकि कठोर जल के अंदर प्रभावी नहीं है साबुन का आयनिक भाग जल के साथ में परस्पर क्रिया करता है, सही बात है। आमतौर पर सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम त्वचा के लिए नरम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम मृदु साबुन है और सोडियम कठोर साबुन है। ठीक है, सोडियम कठोर साबुन है, पोटेशियम मृदु साबुन है, ये फेस वॉश वगैरह में यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि कठोर जल के अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन क्या अप्रभावी होते हैं, तो वो कथन गलत हो जाएंगे आपके। उसके बाद में यहाँ पर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पेस्ट एक मोटी कोटिंग एक टूटी हड्डी पर पट्टी पर प्रयुक्त होती है, टूटी हड्डी स्तर को रखने के लिए सुखाने पर ये कठोर हो जाता है, ये पीओपी है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको जैसे लगा दिया, हाथ पे हड्डी टूटी हुई उस पर लगा दिया, और ये लगाने के बाद में ये सूख जाता है और सूख करके कठोर हो जाता है। अब कठोर होने के बाद में उसको वापस उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता, यानी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमण का मतलब होता है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे इसमें कन्वर्ट किया वापस उसमें कन्वर्ट कर देना, तो ये एक बार कठोर होने के बाद में वापस उस स्थिति के अंदर है वो कन्वर्ट उसको नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उत्क्रम नहीं हो सकती, यानी पुनः रिवर्स नहीं हो सकती, उत्क्रम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी इसका सेंसर आ जाएगा। साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों युक्त जल के साथ में झाग नहीं देता है। भाई देखो साबुन है, झाग नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवणों युक्त जल है, इसका मतलब वो कठोर जल है, हमने पढ़ा था कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो वो इसके अंदर झाग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर घुलेगा नहीं, जब अविलय होगा तो झाग नहीं देगा। दीर्घ श्रृंखला वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल यानी साबुन के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में अविलय होते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है भाई, जल के अंदर अविलय होते हैं तभी तो वो झाग नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही कथन सत्य है और एक दो का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है भैया। ठीक है, कांसे का उपयोग मूर्तियों और पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन और वैज्ञानिक उपकरण कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु है तथा वह उनकी संरचना में अंतर इस रूप में। देखो कुल मिला के बात ये पूछ रहा है कि कांसे के साथ में क्या मिलाया जाता है और पीतल में तांबे के साथ में क्या मिलाया जाता है। यानी यहाँ पर देखो पीतल में जस्ता पिताजा, यानी पीतल में तांबा और जस्ता तो है, ताम्र युक्त तो दोनों ही है, तो पीतल में जस्ता सही बात है, और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है, बिल्कुल पहला ही एकदम सही है भाई। ठीक है, पहला ही एकदम सही है। पीतल में क्रोमियम तो होता ही नहीं है, कांसे में निकल नहीं है, निकल और कांसे के अंदर टिन है, लेकिन पीतल में निकल नहीं है, लोहा नहीं है। ठीक है, पहला ही एकदम क्या करेक्ट है।
पहला ही एकदम आपके करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर देखो मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर, देखो सोने के साथ में मिश्र धातु के रूप में कॉपर है, जो तांबा है, तांबा आपको मिलाया जाता है, जैसे रोल्ड गोल्ड वगैरह भी बनाते हैं, और सोने के साथ में हमेशा तांबा मिलाया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। सूची 1 है और सूची 2 है, ये विशेषता है, ये इनकी चीजें। अब यहाँ पर ये जो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, अच्छे से बता रखी है। कैसे देखो, पारा, पारा मैंने आपको बताया था कि ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आयोडीन मैंने आपको बताया था कि ऐसी धातु है जो चमकीली है। हीरा मैंने बताया था कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, और ए धातु है हीरा। और ग्रेफाइट क्या है, ए धातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, सीधा सीधा मिलान कर लेना इसका, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अवरोही क्रम के अंदर बताना है, और अभिक्रिया के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जैसे सोना, तांबा, चांदी, ये सबसे कम क्या है, ये सबसे कम अभिक्रिया करता है। जैसे सोना हमने पढ़ा था सबसे कम अभिक्रिया करता है, तो अवरोही क्रम में आपको बताना है। इसका मतलब क्या हो गया कि बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया यहाँ पर कौन करता है, सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करता है, सबसे ज्यादा अभिक्रिया यहाँ पर ये पोटेशियम करता है। कौन करता है, पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम के बाद में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कैल्शियम करता है, और कैल्शियम के बाद में जिंक करता है, जिंक के बाद में कॉपर करता है, और कॉपर के बाद में क्या, कॉपर के बाद में सबसे नहीं, जिंक के बाद में शीशा करता है, और शीशे के बाद में कॉपर करता है। क्यों, क्यों, कॉपर तो उसकी श्रेणी के अंदर आ जाता है, जो वो सोना, सोना है, सोना की श्रेणी में आ जाता है, वो सबसे कम अभिक्रिया करता है। तो इसका मतलब सबसे लास्ट के अंदर क्या आने वाला है, सबसे लास्ट के अंदर आपका कॉपर आने वाला है, और सबसे पहले पोटेशियम आने वाला है। 4 से शुरू होने वाला, 3 लास्ट के अंदर, 4 से ये शुरू हो रहा है, लास्ट में 3 नहीं है, 4 से ये शुरू हो रहा है, ये रहा, ठीक है। 4 से शुरू हो रहा है, 3 लास्ट के अंदर, ये देख लो कि 4 से शुरू हो रहा पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर एक जस्ता, फिर हमने कहा कि शीशा, फिर कॉपर। बिल्कुल एकदम सही आंसर है, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 से शुरू हो जाएगा, लास्ट के अंदर 3 आ जाएगा। एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, हवा में खुला नहीं रखा। चाकू से कौन काटते हैं भाई, ठीक है, किसको काटते हैं, सोडियम को काटते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, 3 चाकू से काटते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सोडियम को खुला नहीं रख सकते, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला देखो, 90% ओजोन, ओजोन वायुमंडल की किस परत में होती है, तो ओजोन वायुमंडल की समताप परत में होती है। हालांकि शोभ मंडल में भी होती है कुछ प्रतिशत, वो प्रदूषण के रूप में काम करती है हमारे, हमने पढ़ लिया ये। 90% जो ओजोन है वो समताप मंडल में होती है, जो हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। पैराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ में भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई, अपमार्जक का प्रयोग है कठोर जल के साथ में किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब देखो, अपमार्जक है पानी में साबुन की तुलना में अधिक घुलनशील है, ये स्टेटमेंट तो सही है। अपमार्जक सामान्यतः साबुन की तुलना में अधिक नरम होते हैं। अब इसमें आपको ये नहीं बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, यहाँ पर आपको ये इसका कारण बताना है कि अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ में भी किया जा सकता है, क्योंकि क्योंकि अपमार्जक है, अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या एमोनियम के क्लोराइड और ब्रोमाइड लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में अवक्षेप नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो क्या अवक्षेप नहीं बनाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसके अंदर घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो अगला, नीले रंग का खनिज लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली, इसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है भाई। ऐसा कौन सा नीला रंग का जो खनिज है जिसका उपयोग लेपिस लेजुली यानी अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम जो सिलिकेट है, सोडियम जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसका आंसर हो जाएगा। नाइलॉन रेसे होते हैं भाई, ठीक है, नाइलॉन जो रेसे होते हैं वो पॉलीएमाइड बहुलक के होते हैं। किसके होते हैं, नाइलॉन जो रेसे होते हैं वो पॉलीएमाइड बहुलक के होते हैं, याद रख लेना, नाइलॉन रेसे पॉलीएमाइड बहुलक के होते हैं। निम्नलिखित में से गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ में जब एसिटिलीन मिलाया जाता है तो वो उससे क्या है, वो वेल्डिंग के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में जब एसिटिलीन मिलाया जाता है तो वो वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, ये मैंने आपको पहले थ्योरी के अंदर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ए धातु कमरे के ताप पर द्रव है, ए धातु और कमरे के ताप पर द्रव है कौन सा, ब्रोमीन। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है वो तो कौन सी थी आपके, पारा, जबकि ए धातु कमरे के ताप पर द्रव है वो कौन सी है, ब्रोमीन है। पारा और ब्रोमीन दोनों क्या है, द्रव है, ये ध्यान में रखें, एक धातु है और एक ए धातु है, ठीक है। पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है, तो सीने बार। पारा का मैंने आपको बताया था लिस्ट, मैंने कहा कि ये धातु है और इनके अयस्क है, आपको याद रखना है, वो रट्टा मारनी है, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो क्या सीने बार है जो इसका अयस्क है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद में सीएनजी जो मुख्यतः होता है, तो सीएनजी क्या होता है, सीएनजी तो मेथेन होता है, सीएनजी के अंदर तो एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ये याद ही रखना है आपको।
ठीक है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखो मुद्रा धातु के अंदर 2, 1 और 3 ऑक्सीकरण ऐसी स्थिति आती है, यानी 2, 1, 3 किस्में हैं, 2, 1, 3, 2, 2 है, 1, 1 नहीं है, यहाँ पर 1 है लेकिन 3 नहीं है, यही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 3, यानी Cu+2 Ag+ और Au+3 इसका मुद्रा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ही आ जाएगी। ठीक है, Au के साथ में +3 होती है। बेंजीन का नाइट्रेशन क्या होता है? बेंजीन का नाइट्रेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हो जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम जो धातु है उसका निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम वाला तो प्रश्न। हीविया ब्रेसिलियंस ये किसका सामान्य नाम है भाई? ये आपके जो रबर है उस रबर का नाम क्या है? हीविया ब्रेसिलियंस है। रबर का नाम क्या है आपके? हीविया ब्रेसिलियंस है, तो इसको आपको याद रखना है भाई। ठीक है, रबर का नाम है हीविया ब्रेसिलियंस। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में होता है? तो ग्रेफाइट के अंदर हमने पढ़ा कि षटकोणीय वलय होती है। ग्रेफाइट के अंदर कौन सी वलय होती है? आपके षटकोणीय वलय होती है। अर्धचालक गुणों के कारण है कंप्यूटर टीवी का उपयोग करते हैं भाई। अर्धचालक गुण किसमें होता है? सिलिकॉन होता है। मैंने आपको दो बताए थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन कौन से अर्धचालक बताए थे मैंने आपको दो, तो यहाँ पर कौन सा है? एक सिलिकॉन ऑप्शन में आया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला यहाँ पर देखो, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, वो कौन सी धातु है? वो आपके कोबाल्ट धातु है, जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, बाकी एक नाभिकीय कार्बोनिल बना सकती है भाई। ठीक है, कोबाल्ट धातु हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी लोहे अयस्क की किस्म है? लोहे की किस्म कौन सी है? यहाँ पर हेमेटाइट जो है वो लोहे अयस्क की किस्म है। ठीक है, बाकी ये क्या है? बाकी विटामिन एंथ्रासाइट वगैरह ये उसकी है कोयला की, और ये आपके पीबी लेड शीशा का अयस्क है गैलेना। ठीक है, ये देखो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट अधिकांश कोयला है, ये तो गैलन हो गया, शीशा का अयस्क है, बिटुमिनस फिर कोयला का है, और हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क है जिसका आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, सिडराइट हमने पढ़ा था आयरन कार्बोनेट, हेमेटाइट क्या है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज याद रखें। ग्रेफाइट विभिन्न परतों में एक साथ में आयोजित होता है दुर्बल वांडरवाल बलों से। ठीक है, ग्रेफाइट अंदर जो भी है आपके धातुएं हैं वो लगभग दुर्बल वांडरवाल बलों से जुड़ी होती है। ठीक है, ये धातुएं दुर्बल वांडरवाल बलों से जुड़ी हुई होती है। ग्रेफाइट एक दुर्बल वांडरवाल बलों से जुड़ी हुई, याद रखना, ऐसे सत्य कथन छांटना है। ग्रेफाइट का विस्तार निकट इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट को एक स्नेह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, बिल्कुल यही असत्य है, क्योंकि ग्रेफाइट तो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट तो विद्युत का चालक होता है, बाकी सारे सही है, यही गलत है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है भाई? मैंने आपको बताया था सोना जो है वो मुक्त अवस्था में मिलता है, चांदी प्लेटिनम वगैरह ये मुक्त अवस्था में मिलता है। लोहा है ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मुक्त अवस्था के अंदर कौन मिलती है? ये तो सब अयस्क के रूप में मिलते हैं, ये तो वैसे मिश्र धातु है। तांबा ये अयस्क के रूप में मिलता है, अभी हमने पढ़ा था तांबा के लिए मेलाकाइट जो एक अयस्क का इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा था। कॉपर पायरेट मैंने कहा याद रखना, ये अयस्क इंपॉर्टेंट है, तो वो अयस्क याद रखना। और लोहे तो वो प्रकार है सिडराइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, तो उससे निकलता है। ये सोना है जो एक मुक्त अवस्था में मिलता है। ठीक है, डायमंड क्या है भाई? डायमंड कार्बन का अपर रूप है। डायमंड हीरा क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, इजी प्रश्न है। उसके बाद में अगला देखो, यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है भाई। यानी कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में गर्म करना दृढ़ता के साथ में क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। निस्तापन के अंदर क्या करता है? सीमित वायु प्रयोग में करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? अधात्विक गुण यहाँ पर प्रदर्शित ये धात्विक गुण करते हैं, ये आपके ग्रे जो आपके एसेंटिन है ये अधात्विक गुण प्रदर्शन करता है। हालांकि टिन धातु है, लेकिन जो ग्रेटिन है वो अधात्विक गुण प्रदर्शन करता है। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुबंद के रूप में कौन सा? हमने पढ़ा था बेकमिस्टर फुलरिन, फुटबॉल की तरह गुबंद के रूप में कौन सा होता है? फुलरिन होता है। जियोडेसिक गुबंद याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आता है भाई। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में समानता की वजह क्या है? तो ये क्या है? समान आयनिक विभव और उच्च धनात्मक प्रवृत्ति, ये समान आयनिक विभव होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये समान आयनिक विभव होते हैं, जिसके कारण लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में समानता पाई जाती है, समान आयनिक विभव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, हम पढ़ चुके हैं। CaSO4 ½ H2O जहाँ पर आता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यानी प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसका मतलब कृत्रिम होगा। और कृत्रिम कौन सा है? रेयोन। रेयोन है ये कौन सा? ये कृत्रिम रेशा है। ठीक है, रेयोन क्या है? रेयोन एक कृत्रिम है। सेल्यूलोज, आरएनए और स्टार्च ये तो सब प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक है। रेयोन क्या है? एक कृत्रिम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगला देखो आप, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को कम करने पर क्या मिलाता है? तो भाई किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को कम करने के लिए हमने पढ़ा कि जिप्सम, हमने पढ़ा कि जिप्सम मिलाता है। क्या मिलाता है भाई? जिप्सम मिलाता है, जिससे अम्लता के प्रभाव है वो कम हो जाता है भाई। तो किसान क्या मिलाता है? किसान आपके जिप्सम मिलाता है, सॉरी जिप्सम क्षारीय के लिए मिलाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना है वो आपके अम्लता के लिए मिलाते हैं। तो जिप्सम मिलाते हैं क्षारीय के लिए, ये याद रखना। ठीक है, मैं खुद मेरे दिमाग से निकल गया। और बुझा हुआ चूना जो है, बुझा हुआ चूना मिलाता है अम्लता के लिए। ये चीज़ इस तरीके से याद रखें आप इस चीज़ों को। ठीक है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, बार बार हम भी भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको स्पेशली याद ही रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो बुझा हुआ चूना है वो अम्लता के लिए काम में लेते हैं, और जिप्सम है वो क्षारीय के लिए काम में रहते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना अम्लता और जिप्सम क्षारीय के लिए प्रयोग लेते हैं, इस चीज़ को याद रखें आप। अगला देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए, ये आपको मैंने बताया कि सिल्वर आयोडाइड। अभी जो आपके राजस्थान सरकार द्वारा रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया गया था, जो ड्रोन के माध्यम से, जो असफल रहा था, ड्रोन वापस गिर गया था नीचे, तो असफल रहा था, उन्होंने प्रयास किया था सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, AGI, सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से इन्होंने कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया था। यानी आर्टिफिशियल रेनिंग, क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड। ये याद रखें, करंट अफेयर्स के अंदर भी इस बार ये चर्चा में है, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में चर्चा में है। तो आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सर्वाधिक कौन सा? सिल्वर आयोडाइड आता है, ये ध्यान में रखें। और उसके बाद में AgBr आता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड मैंने आपको बताया था पहले, वो फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्राकृतिक बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक है, प्रोटीन है, और ताप सुगीटी बहुलक है, मिलाना है। तो देखो प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा है? स्टार्च और सेल्यूलोज। अभी हमारे सामने आया था जब कौन सा हमने पढ़ा था प्राकृतिक बहुलक नहीं है, रेयोन अंशुर था, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर ये थे, ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्लों का बहुलक है। अमीनो अम्लों का बहुलक क्या होता है? प्रोटीन होता है। ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक क्या है? बेकेलाइट है। ये बेकेलाइट जो आपके बर्तनों के हत्थे वगैरह बनते होते हैं ना, जैसे आप कोई भी बर्तन है जिसके अंदर प्लास्टिक का पीछे हत्ता लगा होता है, जिसको अपन वो गर्म नहीं होता है, कितनी देर भी अपन उसको गैस के चूल्हे पे गर्म करते हैं तो वो हत्ता गर्म नहीं होता है, तो वो क्या है? वो ताप दृढ़ बहुलक का बना होता है, वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है हत्ता, इसलिए वो गर्म नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ताप सुगीटी बहुलक बचा पीछे PVC, ताप सुगीटी बहुलक है। PVC जो पाइपें वगैरह आती है PVC की, उनको अपन थोड़ा सा गर्म करते ही वो क्या है? ताप सुगीटी होती है, वो गर्म हो जाती है, जबकि ये बेकेलाइट है वो गर्म नहीं होता है, ये ताप दृढ़ है। तो इनको आप मिलान कर लेना, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, इसके आगे देखो, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? ओजोन का निम्न स्तर मात्रा में शोभमंडलीय में वायुमंडलीय प्रदूषक है, बिल्कुल यही एकदम सत्य है कि ओजोन का निम्न स्तर, मात्रा के अंदर कम स्तर, या शोभमंडलीय जो ओजोन है वो वायुमंडलीय प्रदूषक है, एकदम सही है। बाकी ओजोन में द्विबंध होता सही है, ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक उष्मा, ये तो सारा सही है भाई। ठीक है, त्रिपरमाणु है, ये सारा सही है, हमारा आंसर वही हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है? कौन सा समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी ओजोन को नुकसान के लिए उत्तरदायी कौन सा है? मीथेन है, बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस भी है। CH4 भी हमने पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम आती है। हेलोजन हमने पढ़ा था, हेलोजन ये भी क्या है? ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम आता है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है, यहाँ पर भी आता है CFC जो आती है उसमें क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ये सब क्या है? ये हेलोजन है। फिर कल बार आई आंटी, उसके अंदर ये अनिता जो भी है, तो वो उसके अंदर क्या आ जाएगा? ये जितने भी हेलोजन है ये समताप मंडल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। N2O है, CO2 भी है, उसके बाद में मीथेन भी, ये सारे क्या करते हैं? इसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद में तीनों इसमें आएगा। ब्लीचिंग पाउडर ये मैंने आपको बता ही दिया, मैंने कहा याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर किसमें आता है? व्यंजनीकरण में काम आता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था ये एंटी एसिड है। उसके बाद में वाशिंग सोडा मैंने आपको बताया था, याद रखना कांच बनाने में काम आता है। सोडियम क्लोराइड नमक है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन में, H2 और Cl2 के उत्पादन में प्रयोग होता है सोडियम क्लोराइड। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, तो इनको आपको याद करना है और इनको आपको मिलान करना है। ठीक है, N2 ये क्या है? N परमाणु की ये संख्या द्रव्यमान है, तो ये 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये आपको वैसे भी आपके जो है इतना न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है। CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, 3:8 होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीकरण नवीनीकरण किया जाता है? 100% पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, किस पदार्थ का किया जाता है? तो कांच, कांच का क्या किया जाता है? 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखें। अमलगम मिश्र धातु है, तो किसका? मैंने कहा कि जहां पर भी मरकरी या पारा शब्द आ जाए वो क्या है? वो अमलगम के मिश्र धातु के अंदर प्रयोग होता है, उसी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं जिसके अंदर मरकरी होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखें, ये मैंने आपको पहले अच्छे से बता रखा है। उसके बाद में देखो, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं,
यानी सम स्थान यानी स्थान समान होते हैं। स्थान तो परमाणु क्रमांक के आधार पर देखते हैं हम, स्थान तो 1 2 3 4 जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवर्त श्रृंखला का हो सकता है, जो क्या है भाई, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी ये विवर्त श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में कंप्यूटर चिप में काम आती है, सिलिकॉन जर्मेनियम जो अर्धचालक होती है वो कंप्यूटर चिप में काम आती है, याद रखें। ये भी बहुत बार प्रश्न आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है भाई, भौतिक गुणों से भिन्न होता है। देखो अपरूप है ना, जो रासायनिक गुणों में तो समान होता है, क्योंकि सभी कार्बन के अपरूप है, कार्बन से बने हुए होते हैं। लेकिन क्या कोई हीरा जो है वो बहुत कठोर है, ग्राफाइट नरम है, फुलरीन अलग है, तो ये क्या है, जितने भी अपरूप हैं वो भौतिक गुणों के अंदर भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण तो सभी के समान होते हैं, क्योंकि ये तो कार्बन से बने होते हैं, तो भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं, याद रखना। वे गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, वो कौन सा गुण होता है, वो कौन सा होता है, गलनांक होता है। वो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड माना जाता है भाई, गलनांक को इसका मापदंड माना जाता है। पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ, मैंने आपको बताया था सबसे भारी पदार्थ अधिकतम घनत्व किसका है, ओस्मियम का है। ये पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, ओस्मियम है वो सबसे भारी पदार्थ है। कैल्शियम, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के दो तत्व हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है, यानी हमने पहले पढ़ा था समस्थानिक, जो क्रमांक स्थान समान हो। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जिनका द्रव्यमान समान हो, स्थान तो अलग अलग है, एक का 20 है, एक का 18 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 है। इसका मतलब जो जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसको आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनता है, नियोप्रीन जो बनता है वो आपके क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के बहुलक से बनता है, रबर आइसोप्रीन के बहुलक से बनता है, रबर आइसोप्रीन के बहुलक से बनता है, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के बहुलक से बनता है। दोनों सवाल है 10 बार पूछे हुए हैं, हो सकता है आपके भी इस बार पूछे हुए, ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में होता है एक जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है। जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है। जल रागी शीर्ष होता है, जल विरागी पूंछ होता है। तो जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है, बिल्कुल सही बात है। साबुन के अणु में जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है, जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें, जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर है OH, ये सार है, ये भी सार है, ये भी सार है, ये एक सार नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एल्कोहल है, C2H5OH, ये एक एल्कोहल है, ये सार नहीं है। बाकी हमने पढ़ा सार की परिभाषा के अंदर, क्या लगता है, OH आयन लगता है, जबकि अम्ल के अंदर H+ आयन होता है, तो ये OH- आयन सार होता है। C2H5OH ये सार नहीं है। बाकी ये कास्टिक पोटास है और ये कास्टिक सोडा है, ये भी जो है आपके जो भी है ये सब क्या, ये सार है। ये एक एथेनॉल है C2H5, ये एल्कोहल है, ठीक है, जो शराब है हम पीते हैं वो यही है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग, वॉशिंग, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, ठीक है। अब देखो हम नहीं पीते हैं, ठीक है ना, हम मतलब मैं नहीं पीता हूँ, हम का मतलब है कि आम जनता जो लोग पीते हैं वो आ जाएगा। ऐसा नहीं हो आप कमेंट करने लग जाओ सर हम पीने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। जो आम जनता है उनका कह रहा हूँ, जो भी लोग शराब पीते हैं वो एथिल एल्कोहल है, C2H5OH, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखें। देखो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको बताया था CaOCl2 है, ये है। अब यहाँ पर देख लो CaOCl2 कहाँ पर है, यानी O ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ गया, ये किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। जैसे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका मतलब क्या हो गया, NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने पढ़ा था किसका है, H जिसमें आता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट हम याद करते हैं, तो ये बेकिंग सोडा का था, किसका था, बेकिंग सोडा का था। तो अपने एक के अंदर हो गया 3, और बी के अंदर हो गया हमारा 1, ठीक है, 3 1 हो गया, 3 1 यहाँ पर देख लो कहाँ पर है, 3 1 यहाँ पर है, ये एक ही जगह पर है। उसके बाद में देख लो यहाँ पर देख लो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये CaSO4 डाइहाइड्रेट होता है, मतलब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O डाइहाइड्रेट, क्या 2H2O किसमें आता है, जिप्सम के अंदर आता है, तो ये आ गया जिप्सम। उसके बाद में ये देख लो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहाँ आता है, हाफ H2O आता है, हमने पढ़ा हाफ H2O किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट यानी डॉट 10H2O हमने किसमें पढ़ा, आपके वॉशिंग सोडा के अंदर पढ़ा, किसमें पढ़ा, आपके वॉशिंग सोडा के अंदर पढ़ा। तो ये इस तरीके से इजी सा मिलान हो गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, याद ही करना है ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आ चुकी है चीजें, 10 बार चीजें आ चुकी है। हो सकता है कि अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी है यहाँ तक है, तो हो सकता है कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है।
क्योंकि मैंने इतनी बार बोला है इनको, इतनी बार बोला है, सारी चीजें याद हो जाएगी। मैंने आपको बताया था नियोप्रीन किस रबर का बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। याद कर लेना, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। इन चीजों को याद कर लेना, सबसे ज्यादा पूछी जाती है ये चीजें, इनको याद कर लेना। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय घने सफेद और पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो घने सफेद और पीले बादलों से बना है। वो किसके कारण बना है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, इसके कारण घने सफेद और पीले बादल होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण घने सफेद और पीले बादल होते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है? किसके अंदर ये होता है? तो ये एस्प्रिन, जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन के अंदर ये आपके उपस्थित होता है। एस्प्रिन को एसिटाइल सिलिसैलिक अम्ल भी बोलते हैं, में कार्बोक्सिलिक समूह होता है भाई। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखें। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु वो होती है जिसे पीट करके क्या चद्दर बनाया जा सकता है। सोना मैंने कहा कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय और सोना ही सर्वाधिक तन्य होता है, दोनों में याद रखना है। सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलाने वाला सामान्य वर्णक की बात करें तो देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, TiO2, TiO2 याद रख लेना। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो सफेद जो पेंट हम करते हैं घरों के अंदर उनमें सबसे ज्यादा मिलाने वाला सामान्य वर्णक कौन सा होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखें भाई। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, सफेद पेंट में सबसे अधिक उपयोग होने वाला वर्णक है। ये अपनी उच्च अपारदर्शिता, अपनी चमक और सफेदी के कारण पेंट उद्योग में व्यापक उपयोग किया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, इससे आती है आपके जो घरों के अंदर पेंट में चमक। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था वो नहीं दर्शाई जाती है? तो कार्बन की जो आपके sp3d जो अवस्था है उसमें शंकर अवस्था नहीं दिखाई देती है, बाकी सब में शंकर अवस्था दिखाई देती है। तो इस चीज को याद रखें, डी वाला जो है उसमें शंकर अवस्था नहीं दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? वही प्रश्न वापस आ गया कि भाई जो खाने का सोडा है हमने कहा इसके अंदर क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसके अंदर क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यहाँ पर आता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है, डेकाहाइड्रेट यहाँ आता है। और नीला थोता और मैंने आपको हरा थोता पढ़ाया था कि CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 7H2O, FeSO4 आयरन सल्फेट डॉट 5H2O मैंने सारे आपको बताया। जब सबके अंदर जल है, एक खाने का सोडा के अंदर क्या है? जल नहीं है, क्रिस्टलन का जल नहीं है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज याद रखें। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशम के नाम से किसको जाना जाता है? हमने पहले ही बताया था कि रेयन। रेयन क्या है? रेयन आपके क्या है? कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साइनाइड प्रक्रिया किसके निष्कर्षण में काम आती है? तो देखो साइनाइड सोने के निष्कर्षण के अंदर एक प्रक्रिया काम आती है, वो कौन सी आती है? साइनाइड आती है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? ये मैंने आपको बता दिया कि सेथिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड है, वो क्या है? धनायनित अपमार्जक है। जैसे सोडियम लोरेल सल्फेट, स्टीरेट और सोडियम डोडेसिल, ये मैंने बताया था। अपमार्जक के जो प्रकार बताए थे उनके तहत ये मैंने सारी चीज बताई थी। जिसके अंदर धनायनित अपमार्जक कौन सा था? पहला नंबर है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, है धनायनित अपमार्जक था। उसके बाद में अगला देखो, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है। कांसे की जो मूर्तियां होती है उनके अंदर ज्यादातर होता है। सीधा का मतलब है कि कांसा कौन सा मिश्र धातु है ये पूछा जा रहा है। तो कांसा कॉपर और टिन, कांसा कॉपर और टिन से मिलकर के बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने काफी बार पढ़ लिया है इसको। ठीक है, मोबाइल फोन की बैटरी निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम, लिथियम धातु के अंदर जो है, लिथियम धातु का मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर प्रयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो एक चीज याद रख लेना, पोलोनियम अति महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक संख्या के अंदर पोलोनियम के समस्थानिक पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर पोलोनियम हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? कितनी बार मैंने बता दिया कि हथेली पर जो पिघलने वाली धातुएं हैं वो गैलियम और सीजियम है। कौन सी? गैलियम और सीजियम धातुएं हैं जो हथेली पर पिघल जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गैलियम और सीजियम। उसके बाद में अगला देखो, आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाव के लिए उनकी पैकेजिंग के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? भाई अक्रिय गैस भरी जाती है इसलिए क्योंकि जो अंदर खाद्य पदार्थ होती है वो उनसे क्रिया नहीं करती है, इसलिए अक्रिय गैस भरी जाती है। आवर्त सारणी के समूह 18 के अंदर अक्रिय गैस है जिसके अंदर है नेताओं और कर्मचारियों, जीते रहो, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन, जिनोन वगैरह जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस है वो आपके चिप्स के जो पैकेट है, चिप्स का जो पैकेट आता है उसके अंदर कौन सी गैस भरता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो क्या है, खराब होने से बचाने के लिए, ताकि वो खराब नहीं हो। इस चीज का याद रखें, इस चीज को ध्यान रखें।
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है, अति महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया है। मैं कितने भी स्टार लगाऊं ये कम है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलार याद रखना है, ठीक है। मैं 4-5 स्टार भी लगाऊं तो भी कम है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इतनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। 4th ग्रेड के अंदर हो सकता है कि सभी शिफ्टों के अंदर से एक शिफ्ट के अंदर ये देखने को मिले। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक मैंने आपको 2 बताए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन दे दिए। अब इन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया कि सर्वाधिक प्रयोग आने वाले, तो सर्वाधिक जो है आपके सिलिकॉन है वो प्रयोग में आता है, जर्मेनियम है उससे थोड़ा कम आता है दोनों ही अर्धचालक है। तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है आपको, यहीं से भी प्रश्न आएगा, ठीक। आगे देखो, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक है, जैसे कि चिप्स और सौर सेल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम भी अर्धचालक है, जैसे सिलिकॉन की तुलना में कम उपयोगी है, ठीक है। ये भी अर्धचालक है लेकिन उसकी तुलना में कम उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, वर्षा जल के लिए अत्यधिक उपयोगी है, यह उत्तरदायी है, कुछ भी कह लो। कार्बन का अपरूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है। कार्बन का अपरूप त्रिविमीय संरचना, हमने पढ़ा कि कार्बन के जो हीरा फुलरिन ग्रेफाइट है उसके अंदर से हीरा है जो है वो त्रिविमीय संरचना का रूप होता है। उसके बाद में देखो, जिनमें से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है, इसकी बात करें तो देखो आपके ये आता है, ग्लिसरॉल आता है, सुक्रोज आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यहाँ पर उपयोग नहीं होता है, इसका हम आगे देखेंगे, आगे इसका 1-2 प्रश्न आया हुआ है, तो वो आपके अति महत्वपूर्ण है प्रश्न। उसके बाद में देखो, कार्बन की लंबी श्रृंखला यौगिक बनाने की प्रवृत्ति हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कैटिनेशन या श्रृंखलन प्रवृत्ति है। ये हमारे जो 4-5 बार ये प्रश्न आ गया है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये हो सकता है रिपीट हो जाए वापस। धातु होते हुए भी कौन सा तत्व विद्युत का कुचालक है? यानी हमने पढ़ा कि धातु सामान्यतः विद्युत के चालक होते हैं, ये हमने विशेषता पढ़ी धातु की, लेकिन ये कह रहा है कि धातु होते हुए भी कुचालक है, तो ये कौन सा है? यानी ये यूनिक बन गया भाई, ठीक है, यानी ये अपवाद बन गया, शीशा। देखो आयरन लोहे में करंट आता है, टिन में भी आता है और कॉपर में भी आता है। कॉपर तो हमने वायर तार होता है तांबे के, तो शीशा है, शीशा क्या है, विद्युत के कुचालक है, यानी ये धातु है फिर भी विद्युत के कुचालक है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखें। उसके बाद में देखो, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है, तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके के अंदर आपके एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है वो सिरके के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखें, सिरके के अंदर एथेनोइक अम्ल। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मैंने आपको बता दिया एसिटिलीन, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो ये चीज याद रखें, ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाने की क्रिया बहुलीकरण कहलाता है, एथिलीन का के बहुलीकरण के फलस्वरूप ही पॉलीएथिलीन प्राप्त होते हैं, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये एकलक है वो बहुलक है। उसके बाद में निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? अब कार्बनिक यौगिक वो होता है जिनके अंदर कार्बन होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड कार्बन नहीं है, सोडियम क्लोराइड जल के अंदर कार्बन नहीं है, क्लोरोफॉर्म हमने कहा कि CCl4 क्या क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कार्बन है, बाकी किसी में कार्बन नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। उसके बाद में अगला देखो, निम्न में से एक संश्लेषित और सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर की बात करें या संश्लेषित फाइबर की बात करें तो कपास, जूट, रेशम क्या है, ये प्राकृतिक है। संश्लेषित कौन है? रेयन एक संश्लेषित है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी नया कुछ भी नहीं। अभी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो लगभग रिपीट हो रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया है वो भी वापस रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जब भी क्वेश्चन बनाए तो जितने भी एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न है उनको भी उठाया, तो एक जैसे ये प्रश्न है ये 2-3 बार आए हुए हैं, 10-10 बार आया हुआ ये प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 8 से 10 बार आए हुए, तो वो क्या है उसके अंदर इसमें शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी बार जो प्रश्न आए इसका उद्देश्य क्या है कि बार बार पढ़ने से वो आपको चीजें कंठस्थ हो जाए, और वो कंठस्थ हो जाए इसका मतलब है कि जो 10 बार रिपीट हो चुका हो सकता है वो 11 बार भी रिपीट हो। और आपके तो 6 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 5 प्रश्न आएगा, तो हर शिफ्ट के अंदर इसका अगर 1-2 प्रश्न आता है तो किसी न किसी शिफ्ट के अंदर इन्हीं में से वापस प्रश्न है वो रिपीट होगा, ठीक है। धातु होते हुए भी कौन सा विद्युत का कुचालक है? ये हमने पढ़ा अभी, कौन सा? शीशा, यानी ये 2-3 बार आया हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं तो इसका मतलब याद करना है आपको। धातु अधातु दोनों के गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं? उपधातु में पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। उपधातु की परिभाषा के अंदर मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो थ्योरी भी आप जाकर इसकी देख सकते हो। इनमें से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म आपको पहचाना है, यानी डीडीटी रोगाणुनाशक। देखो डीडीटी क्या है? कीटाणुनाशक है, ना कि रोगाणुनाशक, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, डीडीटी कीटाणुनाशक है ना कि रोगाणुनाशक। एसएलडी ऐसा ये एलएसडी है, ये रोगाणुनाशक है ना कि विषाणुनाशक, ये गलत हो गया। आरडीएक्स ये विस्फोटक है ना कि कीटनाशक। टीएनटी विस्फोटक है, ये एकदम सही है भाई, ठीक है। टीएनटी है वो विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटोइलून से बना हुआ होता है टीएनटी, मतलब विस्फोटक पदार्थ है ये, तो ये चौथा सही है। आरडीएक्स भी विस्फोटक है,
उसके बाद में देखो निम्न में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये भी काफी बार आया हुआ प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी गैस है यहाँ पर? H2S है, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है इस गैस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें H2S। आवर्त सारणी में प्रथम तत्व हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ऑप्शन डी आपको याद करना है, क्योंकि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज और स्तंभ ऊर्ध्वाधर की संख्या कितनी है? तो जो आवर्त सारणी बनती है ऐसी जो संख्या है, यहाँ पर तो 7 आवर्त है और इस तरीके से जो है ये वर्ग है, और ये कितने 18 वर्ग है। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग की बात करें, 7 आवर्त और 18 वर्ग की बात करें, ठीक है। क्षैतिज जो है, क्षैतिज जो 7 हो गए, क्षैतिज 7 हो गए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गए कितने 18। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखो तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? यह अति महत्वपूर्ण है, काफी बार आया हुआ है। मैनलीफ ने तत्वों का पहला वर्गीकरण किया है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद में देखो किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो रासायनिक गुण इसकी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न है आपका, दीर्घाकार आवर्त सारणी 4 ब्लॉक एसपीडीएफ रखती है, तो किस ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु और उपधातु सभी उपस्थित होते हैं, यानी किस ब्लॉक के अंदर सभी उपस्थित होते हैं? तो ये आपका कौन सा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर सभी उपस्थित होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से किसे हाशिए लॉफिंग गैस कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, उसको लाफिंग या हाशिए गैस कहते हैं, ये याद रखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले। और उसके बाद में ये नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है। ये रंगीन हल्की मीठी महक वाली गैस है जिसे आप मास्क या नोज बीन्स के जरिए सांस के अंदर लेते हैं, ठीक है, ये आपको ये याद रखना, लाफिंग गैस है N2O। उसके बाद में एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है, ये वापस आ गया है, कौन सा? रेयन है, रिपीट हो गया है। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में यहाँ पर देखो लॉफिंग गैस N2O ये वापस आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइट किसका अयस्क है? मैंने अयस्क की एक टेबल बताई थी, उसमें बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का अति महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः सीएनजी के अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, जबकि एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। सारी चीजें मैंने बता रखी है, यहाँ पर एक भी नया नहीं है, ठीक है। कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित करते हैं? तो कार्बन का परमाणु फुटबॉल फुलरीन C16, यानी मैं अगर आपको ये पीडीएफ दे दूं ना तो आप इससे एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे अगर आपने थ्योरी ढंग से देखी है। इतने मतलब सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं थ्योरी के अंदर, ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मेरी जो थ्योरी की 2 क्लासेज अगर आप देख के चले जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न वहां से गलत नहीं होगा, ठीक है। अपमार्जक किससे बने हो जाते हैं भाई, ठीक है, अपमार्जक किससे बने होते हैं? मैंने स्पष्ट बताया कि सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न है आपका, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए कौन सा रसायन मिलाते हैं? ये मैंने आपको बताया है कि एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल जो शराब होती है वो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए उसमें मिलाई जाती है एथेनॉल, ठीक है, वो याद रखें। C2H5OH एथेनॉल है, वो पारदर्शी साबुन में प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान में रखें कि नहीं होता है, इसका मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर कलर फॉर्म में होता है, कागज उद्योग में होता है, पेयजल को कीटाणु रहित करने के अंदर, ये तो हमने पढ़ाई है बार बार, ये तो मैंने आपको याद रखने को भी कहा है कि आपके ये तो बार बार आएगा, जल शोधन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। खाद्य जो चीजें हैं उनके परिरक्षक के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, मैंने आपको बता ही दिया है, CaSO4 half H2O, ये 2H2O, ये जिप्सम हो गया, जिप्सम को 393 डिग्री केल्विन पर 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तब कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो ये ध्यान में रखें। के बाद में देखो अधातुएं होती है, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक जो होती है वो अधातुएं होती है, जबकि विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है वो धातुएं होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ये उनकी परिभाषाओं के अंदर भी मैंने याद करवा दिया था। बेकिंग सोडा 10 बार मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्या होता है बेकिंग सोडा? Na2HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं, जबकि ये है वाशिंग सोडा क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये वाशिंग सोडा होता है, ये ध्यान में रखें। सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट पे टिक कर दिया, हालांकि बोला तो सही था। तो सोडियम जो कार्बोनेट है
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोने का सोडा होता है। और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है CaCl2, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम कार्बोनाइट है CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तो ये ध्यान में रखा, जिस तरीके से फॉर्मूला है उस तरीके से ये बनता है, ये आपका सेंसर हो जाएगा। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस ए धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस ए धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ए धातु दे रखी है, तो सबसे ज्यादा कीटाणु रोधी के अंदर कौन सा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या है, क्लोरीन है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, जिसके अंदर क्या बुझे हुए चूना को क्लोरीन गैस से क्रिया करवाई जाती है। इसका मतलब हो गया कि कीटाणु, पानी की कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है। हमने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर का एग्जाम्पल्स पढ़ा, उपयोग कि जल के शोधन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला ये प्रश्न देखो, किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्य स्टोरेज बैटरी के अंदर होता है। तो एक तो हमने लिथियम का पढ़ा था कि मोबाइल की बैटरी के अंदर होता है। एक शीशा, जो लेड है, शीशा है, उसका प्रयोग होता है, आपने देखा होगा, शीशा संचायक सेल है, शीशा संचायक बैटरी वगैरह है, इसका मतलब शीशा का उपयोग और लिथियम का उपयोग, दोनों का उपयोग करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। उसके बाद में देखो, कौन सा तत्व ए धातु है, यानी यहाँ पर 3 धातु है, एक ए धातु है। जिंक धातु है, सोना लोहा धातु है। कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन ए धातु है, ठीक है। इसके ऊपर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये भी सब क्या है, सब ए धातु है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, प्रकृति में इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, कौन सी धातु है वो मुक्त अवस्था के अंदर मिलती है। तो देखो आपके तांबा, पितल, सोना, ये सोना है वो मुक्त अवस्था के अंदर मिलता है, ठीक है। बाकी जो पितल, तांबा और लोहा है ये मुक्त अवस्था में नहीं, इनके अयस्क होते हैं। तांबे के मैंने बताया कि कॉपर, मुख्यतः कॉपर पायराइट जो अयस्क है उसके रूप में मिलता है। बाकी मेलाकाइट भी अयस्क तांबे का है। पितल एक मिश्र धातु है, वैसे भी दो जो है धातुओं से मिलकर के बनी है। और लोहा है, जो इनके मैंने आपको 4 अयस्क बताए, 4 प्रकार बताए, हेमेराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट वो है, मैग्नेटाइट, ये लोहे का 4 प्रकार है, लोहा इनसे बनता है। यानी सोना है जो सीधा मुक्त अवस्था में मिलता है, हालांकि इसका अयस्क भी है लेकिन मुक्त अवस्था में भी मिलता है। उसके बाद में देखो, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी सेलुलोज प्राकृतिक है, सिल्क रेशम प्राकृतिक है, रबड़ प्राकृतिक है, प्लास्टिक जो है प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं है, संश्लेषित बहुलक है, ठीक है, यानी पॉलीथीन की बात करें। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है, मैंने अभी बताया था लोहा का। लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट ये सब किसके हैं, ये लोहा के। हेमेटाइट भी किसका है, लोहा का है। उसके बाद में कपड़े धोने का सोडा, ये बताया अभी मैंने, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा की बात करें, Na2CO3 और .10H2O। 10H2O क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर डेकाहाइड्रेट है, जल की मात्रा होती है, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये हो जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, ये कास्टिक सोडा है, NaOH है, कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O कपड़े धोने का सोडा है। ये सोडियम क्लोराइड ये नमक है, NaCl ये क्या है, नमक है। और सोडियम सल्फेट है, ये आपके उसमें है, ठीक है। चलो अगला देखो, सोडियम कार्बोनेट हो गया। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, पोटेशियम का कौन सा, मैंने आपको सुबह ही बताया था, कितना है, के है, मतलब के है कितने नंबर पर है, ये मैंने सारे सुबह आपको बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। मैंने कल वाले क्लास में भी बताया था, आज वाले क्लास के में भी बताया था, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कुछ 20 तक याद रखने हैं, उससे ज़्यादा ठीक है आपके काम के वैसे भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा। उसके बाद में 19 नंबर पर यह है, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने में प्रयुक्त गैस होती है। देखो कृत्रिम श्वास देने पर प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन है, वो कृत्रिम श्वास देने में होती है। ये नाइट्रोजन क्यों मिलाते हैं, इसका कारण है क्योंकि हमारा जो शरीर की जो हैबिट है वो अकेले ऑक्सीजन लेने की नहीं है, हमारी जो शरीर की हैबिट है वो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन लेने की है। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो लगभग 21% ऑक्सीजन जाती है, 78% क्या है, नाइट्रोजन जाती है। तो नाइट्रोजन तो काम तो नहीं करती है क्योंकि ये एक ही गैस है, तो ये क्या करते हैं, ये तो वापस आ जाती है, जितनी जाती है उतनी उतनी वापस आ जाती है सांस के साथ में, लेकिन क्या है ऑक्सीजन के साथ में जाती है। इसका मतलब क्या, शरीर को आदत नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन लेने की, इसलिए कृत्रिम श्वास के अंदर ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन मिलाई जाती है ताकि वो हैबिचुअल रहे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है, यानी कौन सा युग्म है वो मुलायम धातुओं का उदाहरण। मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, चाकू से काटने वाली है वो मुलायम है। यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम, यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम दे रखा है, इसका मतलब ये दो मुलायम है, ठीक है। मुलायम धातु वह होती है जो आसानी से काटी जा सकती है। सार धातु है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या है, ये मुलायम है। गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, लेड और जिंक अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। ये तो सारे पता ही है कि भाई धातु है वो कठोर होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम वही है हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट हो गया, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, देखो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें ना तो आपके CuSO4 हाफ H2, ठीक है। कॉपर सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हाफ H2O, ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था।
ये सही लिखा CaSO4, हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एकदम सही लिखा था, CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो हमने पढ़ा था सल्फर S8 होता है, ठीक है, सल्फर के अंदर क्या S8 होता है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर Cl2 या Cl4 तक हो सकता है, यहाँ पर S8 है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ की सल्फर की है, तो S8 तक होती है, ये हमने पढ़ा था किसी एक क्वेश्चन के अंदर। निम्नलिखित में से किस गैस में षड्य अंडे जैसी गंध आती है, H2S, ये हमने पढ़ लिया है, षड्य अंडे जैसी गंध आती है H2S के अंदर। कपास किस प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर से बनाया जाता है, तो कपास जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज से बनाया जाता है, कपास सेलुलोज के बहुलक से कपास बनाई जाती है, यह थोड़ा ध्यान में रखें यहाँ पे। उसके बाद में कृत्रिम रेशम के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशम का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया कृत्रिम रेशम, कौन है, रेयन है, ठीक है, कृत्रिम रेशम कौन है, रेयन है, काफी बार आ चुका है। उसके बाद में कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH है, वो कास्टिक सोडा है, ठीक है। उसके बाद में कास्टिक सोडा NaOH हो गया। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने आपको पहले बता दिया था ये पर्सन। निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, यानी तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया, हमने कहा कि सोना चांदी प्लेटिनम है, ये मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत कम अभिक्रियाशील है, सोना बहुत कम अभिक्रियाशील है, इसलिए तो सोना है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसका मतलब प्लेटिनम कम है, चांदी भी कम है, सोना कम है, तो बचा कौन सा, लोहा, यानी लोहा तुलनात्मक रूप से तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सीएनजी के बारे में गलत कथन आपको बताना है, यानी सीएनजी के बारे में गलत बताना, इसका मतलब 3 सत्य एक गलत है। देखो ये पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है, एकदम सत्य बात है। सीएनजी श्वेत प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। समान आयतन के लिए सीएनजी संग्रहण टैंक का आयतन एलपीजी संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ये गलत कथन है। सीएनजी हवा की तुलना में हल्की होती है, बिल्कुल सही है, हवा की तुलना में हल्की होती है तो क्या ऊपर उड़ जाती है, तो ये भी सही है, हवा की तुलना में क्या हो जाती है, हल्की होती है, तो ये ऊपर उड़ जाती है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा से, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा तत्व ए धातु है भाई, यानी ए धातु कौन सा तत्व है, यानी 3 धातु है, एक ए धातु है, सरल प्रश्न है, आपको सिर्फ एलिमिनेट ही करना है, पहचानना ही तो है। लिथियम धातु, सोडियम धातु, आयरन धातु, सल्फर ए धातु, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है ये, तो बहुत बार आए हुए प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न तो आते जाते हैं, कौन से धातु कौन से धातु है। सिर का निर्माण किस अम्ल का प्रयोग होता है, सिर का निर्माण के अंदर किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो एसिटिक एसिड होता है, यानी CH3 और COOH होता है, एसिटिक अम्ल है जिसका प्रयोग सिर का निर्माण में होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH3 जो है वो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है, इस चीज को याद रखें, NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। अक्रिय गैस कौन सी है, यहाँ पर जो है आपके क्या, यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं लेकिन गैसों के नाम नहीं लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसको छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ। अक्रिय गैस कौन सी होती है, हमने कहा था कि आवर्त सारणी का जो वर्ग 18 है, समूह 18 है, उनको क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, नोबेल गैस है, अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा रखा है। इसका मतलब अक्रिय गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये क्या है, ये अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। इनके अंदर से यहाँ पर ये कोई 2-3 दी हुई होगी, ठीक है, यानी है नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, इसका मतलब है नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, ये याद करनी है, ये सारी अक्रिय गैसेज हैं। इसके अंदर कोई 2-4 दी हुई होगी, जैसे यहाँ पर दे रखी है सूचीबद्ध गैसें, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ठीक है, ये नोबल गैसेज है, अक्रिय गैसेज है, और आवर्त सारणी के वर्ग 18 समूह 18 में शामिल है। इनमें रासायनिक स्थिरता होती है क्योंकि इनसे सबसे बाहरी कोश के अंदर पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, यानी कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, कोई भी जो है बाकी नहीं है, तो ये इसलिए क्या है, ये रासायनिक रूप से स्थिर होती है। तांबा कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो देखो हमने काफी लंबे समय से हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, Cu है वो क्या इसका प्रतीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो सुमेलित करना है, एक तरफ आयरन है, एक तरफ गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, और इनके जो है आपके प्रतीक है, मिलान करना है, बहुत सरल प्रश्न है। आयरन हो गया Fe, गोल्ड हो गया Au, सिल्वर हो गया Hg और मरकरी हो गया Hg, इनको मिलान कर लेना, सीधा सीधा है, बहुत सरल है। उसके बाद में यहाँ पर देखो आपको मिलान करना है, ये तो वापस रिपीट हो गया है, पीवीसी मैंने आपको कहा था ताप सुगीट्य है, इनको क्या है गर्म करके पिघलाया जा सकता है। बेकेलाइट क्या है, ताप दृढ़ है, इनको एक बार पिघला के एक बार वापस ठंडा कर दिया जाता है, ठंडा करने के बाद में वो वहीं पर स्थिर हो जाता है, वापस उसी स्थिति में नहीं आता है, वो ताप दृढ़ होता है। बर्तनों के हत्थे वगैरह है वो बेकेलाइट के बने होते हैं। वल्कनीकृत अर्थ रबर है वो क्या है, प्रत्यास्थ बहुलक है, क्या है, प्रत्यास्थ बहुलक है। नाइलॉन 6 क्या है, फाइबर और रेस है, नाइलॉन 6 क्या है, फाइबर रेस है, तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद में यहाँ पर देखो सरल प्रश्न था, वो प्रश्न बार बार आते हैं। शीतलकों का फ्रियोन समूह है। फ्रियोन समूह क्या है? देखो फ्रियोन गैस क्या है, ज्वलनशील नहीं हो सकती, क्योंकि ज्वलनशील होती तो एसी वगैरह ये शॉर्ट सर्किट में इसमें फ्रीज वगैरह में आग लग जाती, तो ज्वलनशील तो वो नहीं है। हालांकि विषैला है, लेकिन इतनी गैर विषैला और ज्वलनशील ये भी नहीं है, यानी अज्वलनशील और मध्यम विषैला, अज्वलनशील और हल्की सी जो है मध्यम रूप से विषैला भी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये हो गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक शीतलक है जो अज्वलनशील होता है और मध्यम स्तर का विषैला होता है। ये ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद में जल गैस, जल गैस का दूसरा नाम आता है कौन सा? वाटर गैस। ठीक है, कौन सा आता है भाई? वाटर गैस है, वही आता है एग्जाम्स के अंदर, जल गैस लिखा हुआ नहीं आता है, एग्जाम के अंदर शब्द आता है वो वाटर गैस आता है। और वाटर गैस कौन सी होती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2 होती है वाटर गैस। ठीक है, CO+H2 होती है वाटर गैस, याद रख लेना, ये अति महत्वपूर्ण है वाटर गैस। और उसके बाद में एक गैस और है उत्पादक गैस। उत्पादक गैस कौन सी? प्रोड्यूसर गैस है। और जो प्रोड्यूसर गैस और उत्पादक, ये एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हुआ आता है, एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा आता है प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, इस तरीके से लिखा आता है। आपका आंसर हो जाएगा CO+N2। क्या हो जाएगा? CO+N2, यानी वाटर गैस आता है तो CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस आता है तो CO+N2। ठीक है, ऐसे एज इट इज हूबहू इसी तरीके से जो है आपके लिखा हुआ आता है। तो ये हो गया आपके प्रोड्यूसर गैस और ये हो गया आपके कौन सा? वाटर गैस। ठीक है, ये हो गया आपके वाटर गैस या जल गैस जो भी कहे, CO+H2। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये आपका हो गया गर्म विधि से किसी तेल या वसा का साबुनीकरण के लिए कौन सा विलयन काम में लिया जाता है? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। एक आता है KOH, क्या आता है? KOH आता है, जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास कहते हैं, ये ध्यान में रखें। और उसी को क्या है? कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं। और K जहां पर आ जाता है यानी पोटेशियम से पोटास बन गया और ये सोडियम से सोडा बन गया। इस तरीके से थोड़ा याद रख लें आप, ताकि क्या है काम आसान हो जाए आपका। उसके बाद में देखो अगला, कौन सा बहुलक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो स्टार्च और नाइलोन यहाँ पर प्राकृतिक रूप से नहीं है, प्रोटीन नाइलोन भी नहीं है, PVC भी नहीं है, यानी स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं केवल कार्बन से, केवल कार्बन क्लोरीन से, केवल कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, यानी तीनों से मिलकर के बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, कितनी बार पढ़ लिया है? धातु है जो कमरे के ताप पर पारा, पारा क्या है? मरकरी, मरकरी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। हालांकि ब्रोमीन भी होती है, लेकिन याद रखे दोनों में अंतर। ब्रोमीन क्या है? ए धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर है। ठीक है, ए धातु है जो द्रव अवस्था के अंदर होती है वो ब्रोमीन है, जबकि धातु है वो द्रव अवस्था के अंदर होती है वो कौन सा है? मरकरी है। दोनों में फर्क है, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में यहाँ पर मरकरी हो गया, दोनों दोनों क्या है? आपके अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये देखो लेड सल्फेट, लेड सल्फेट है, इसका सूत्र भी है, इसका सूत्र क्या है? PbSO4। क्या भाई? PbSO4 लेड सल्फेट हो गया। ठीक है, सल्फेट का SO4 होता है, लेड सल्फेट PbSO4 हो गया। कठोर जल में कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं, क्या ये जल छूने में कठोर होता है? नहीं। ये जल लवण में कम होता है? सफाई नहीं। साबुन धूल के कणों से जुड़ने के बजाय लवणों के कणों के साथ में अभिक्रिया करके, हाँ ये सही है भाई। ठीक है, सही है, ये इसका असली कारण यही है, कठोर भारी जल होता है, असली कारण यही होता है। चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं, काफी बार आ ही चुका है हमारे। ए सत्य गलत कथन बताना है। सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। सीएनजी आसानी से जलती है, सीएनजी क्लीनर ईंधन है, सीएनजी जलने पर बहुत कम उष्मा ऊर्जा देता है। कम उष्मा ऊर्जा नहीं, सीएनजी अधिक उष्मा ऊर्जा देता है। क्या? अधिक उष्मा ऊर्जा देता है, बहुत कम नहीं देता है, ये गलत है बात। इसका मतलब हमारा ए सत्य कथन क्या हो जाएगा? ए सत्य कथन क्या हो जाएगा? दे जो है लास्ट ऑप्शन है डी, वो आपका असत्य कथन हो जाएगा। उसके बाद में देखो निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? यानी यहाँ पर बात करें पॉलीएमाइड की बात करें तो यहाँ पर नाइलॉन 66, नाइलॉन जो 66 है, नाइलॉन 66 है वो पॉलीएमाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस टरथैलिक अम्ल मिलकर के नाइलॉन 66 है वो बनाते हैं। तो इसका हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला। निम्न में से कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? यानी उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप हमने कहा कि ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट है वो सर्वाधिक स्थायी अपरूप है जो उष्मागतिकीय रूप से, यानी चालक होता है उष्मा और विद्युत का। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है वो दर्शाता है 7 संयोजी आबंध दर्शाता है। एथेन C2H6 7 संयोजी आबंध दर्शाता है। उसके बाद में देखो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। काफी बार देख चुके हैं हम, मैंने आपको CO2 के अंदर भी बताया था कि वायुमंडल के अंदर 0.03% उपस्थित होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाती है श्वास के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में। सीएनजी के बारे में गलत कथन आपको बताना है, पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। श्वेत ये तो वापस आ गया भाई। ठीक है, ये तो वापस आ गया, इसका मतलब हमारा 30 आंसर था, हल्की होती है, ये वापस आ गया। चलो ये तो हमारा रिपीट हो गया। उसके बाद में अगला देखो शीशे जस्ते का अयस्क नहीं है, शीशे जस्ते का अयस्क नहीं है। देखो गेलेना शीशे का अयस्क है,
कैलेमाइन, कैलेमाइन इसका यस है, जिंकाइट भी जो है जस्ते का यस है, यानी हेमेटाइट लोहे का है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेमेटाइट किसका यस है, लोहे का है, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि यस याद करना है, एक वो टेबल है उसको याद करना है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर, हमने कहा कि बुझा हुआ चूने को क्लोरीन के साथ में गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। मैंने आपको ये परिभाषा काफी बार बताई है, बस सीधा सीधा याद रखना, बुझा हुआ चूने के साथ में क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनता है। धातु सार के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी धातुएं सार अमोनिया के विलयन में, यानी अमोनिया के विलय में होती है सार, ठीक है, यानी विलयन का रंग नीला होता है, एकदम सही बात है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सार धातुएं अमोनिया में विलय होती है, सही बात है। इसका मतलब ये अनुचुंबकीय होती है। प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति प्रतिचुंबकीय नहीं होती है, अनुचुंबकीय होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अभी आया था जो हमने गलत किया था, CaSO4 2H2 किसका है, ये आपके जिप्सम का है, किसका है, जिप्सम का है, ठीक है, जिप्सम का। इसको क्या करेंगे, इसको 393 केल्विन पर गर्म करेंगे और जो जल की मात्रा 2H2 है उसको उड़ाएंगे, और उसको उड़ाएंगे कितनी करेंगे, उसको उड़ा करके कितनी करेंगे, हाफ H2O करेंगे, कितनी करेंगे, उड़ा करके हाफ H2O करेंगे, और ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, CaSO4.12H2O। 2H2 जिप्सम है, जिप्सम को इस ताप पर गर्म करेंगे, जल की मात्रा कम करेंगे और हेमीहाइड्रेट तक लाएंगे, उसके बाद में CaSO4 हाफ H2O वो किसका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होता है क्योंकि इनमें नहीं होता है, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन तो होता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रोमीन, इसके अंदर ब्रोमीन है वो नहीं होता है, ब्रोमीन इसके अंदर नहीं होता है। उदाहरण है थर्मोसेटिंग का, देखो थर्मोसेटिंग का मैंने आपको बताया था, ताप दृढ़, थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, ताप दृढ़ होता है, इसका मतलब ताप दृढ़ कौन सा था, बेकेलाइट। हमने कहा कि ताप दृढ़ कौन सा, बेकेलाइट, ये हमने काफी बार एग्जांपल्स के अंदर पढ़े हैं। बर्तनों के हत्थे इससे बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद में ये तो वापस आ गया भाई, ये क्या, ये रिपीट हो गया, आप कर लेना। पीवीसी ताप सुगीटी है, बेकेलाइट ताप दृढ़ है, वल्कनीकरण करते रबड़ है वो प्रत्यास्थ बहुलक है, नाइलॉन फाइबर रेस है, ठीक है, ये तो सारा आपने कर लिया, वापस रिपीट आ गया है। सफेद शीशा क्या है, लेड क्या है, तो लेड का जो सूत्र है वो PbOH होल्ट वाइज 2 PbCO3, PbOH होल्ट वाइज 2 PbCO3 होता है सफेद शीशा का सूत्र, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवशोषण क्षमता रखता है, यानी प्रशीतक के 4 प्रकार है, CFC है, HCFC है, HFC है और LTC है। सबसे ज्यादा ओजोन को अवशोषण कौन करता है, CFC करता है। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा करता है, CFC करता है, ठीक है। उसके बाद में ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन है, यानी गर्म करने पर न पिघलते हैं और न ही गर्म होता है, नहीं ये तो गलत है, पिघलते हैं गर्म होते हैं। ये तीर्यकबद्ध बहुलक है, और यहाँ पर क्या है, गर्म करने पर नहीं पिघलते हैं और नहीं ये पिघलेंगे नहीं, क्योंकि जो है बहुलक हमने कहा कि बेकेलाइट होता है, और बर्तनों के हत्थे के रूप में, बर्तनों के हत्थे में ये बेकेलाइट प्रयोग होते हैं, इसका मतलब है वो गर्म होते हैं लेकिन पिघलते नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सही है। और ये तीर्यकबद्ध बहुलक होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। गर्म करने पर तीर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है, जब इसे ठंडा करते हैं तो अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब इसको ठंडा कर देते हैं तो वापस ये अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाता है, इसका मतलब है कि वापस उस स्थिति में इसको नहीं बनाया जा सकता। इसी से तो ये लिंक है, इसी स्टेटमेंट से तो ये लिंक है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म करने पर अनुत्क्रमणीय होता है, वापस ठंडा होने के बाद में अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये न तो पिघलते हैं और न ही गर्म होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से दोनों आपस में लिंक है, और ये यहाँ से लिंक है, इसका मतलब उपयुक्त सभी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो, नाइलॉन 66 की एकल की क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मैंने आपको पहले ही बताया था। एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन नाइलॉन 66 की एकल की क्या है। ये बहुलक जो टॉपिक है, बहुलक टॉपिक है जो जिसको अभी हमने किया नहीं है, हालांकि हमने थ्योरी इसकी नहीं किया, एमसीक्यूज तो अभी भी उसके हैं। हमने सारी चीजें पढ़ी है आपके धातु के अंदर, साबुन भी पढ़ी, CNG भी पढ़ी, सारी चीजें हमने पढ़ी। एक ये टॉपिक छोड़ा था हमने बहुलक, और एक टॉपिक हमने छोड़ा था कौन सा, अम्ल, सार और लवण। हालांकि उनके प्रश्न, इन दोनों के प्रश्न इसके अंदर आ गए हैं, लेकिन थ्योरी के अंदर हमने वो 2 चीजें छोड़ी थी, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। साबुन के उत्पादन में 6 उत्पाद, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि साबुन के साथ में ग्लिसरॉल होता है, याद रखना अति महत्वपूर्ण है। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ठीक है, ग्लिसरॉल होती है उसके साथ में, याद रखना। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है भाई, यानी पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखा रांगे की। पित्तल के जो बर्तन है उस पर रांगे की परत चढ़ाई जाती है, जबकि लोहे पर जंग की परत चढ़ाई जाती है, सॉरी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, और पित्तल पर बर्तन पर आपके रांगे की टिन की चढ़ाई जाती है भाई, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो, निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उत्पादन है, गैर सेल्यूलोसी रेशे का उत्पादन है, यानी यहाँ पर रेयन नहीं, गैर सेल्यूलोसी रेशे का उत्पादन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा। गैर सेल्यूलोसी रेशे या तो नाइलॉन हो जाएगा, ठीक है,
क्या हो जाएगा, नाइलोन हो जाएगा। क्योंकि गैर सेल्यूलोसिक की बात कर रहे हैं, वो आपके उसमें संश्लेषित की बात करते हैं तो उसमें रेयोन था ऐसा। ठीक है, अगला देखो, निम्न निम्न यौगिकों में से कौन किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा हमने कितनी बार पढ़ा है, NaOH होता है। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा होता है, कितनी बार हमने इसको पढ़ लिया है। उसके बाद देखो कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, ये भी हमने अभी पढ़ा था, 2-3 बार हमने पढ़ लिया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। उसके बाद निम्न धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी पढ़ लिया है हमने, अभी पढ़ा था लोहा इसका आंसर था। ये सारे क्वेश्चन है वो हमारे रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, हम इसको फटाफट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, मेंडलीफ ने किया था, ये रिपीट हो गया है, आगे कर लेना आप। ठीक है, उसको उसके बाद में देखो बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित होने वाली कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस के अंदर मीथेन आती है, बायोगैस के अंदर मीथेन आती है, याद रख लेना, बायोगैस के अंदर मीथेन आती है, प्राकृतिक गैस के अंदर मीथेन आती है। ठीक है, धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातुएं आसानी से अलग की जा सकती है, तो कौन से होते हैं, अयस्क। इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम, अयस्क अयस्क अयस्क, कौन सा हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण है वो अयस्क से होता है। सोने का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो सिल्वनाइट और केल्विनाइट दोनों है, यानी उपयुक्त दोनों। सोने का जो निष्कर्षण है वो सिल्वनाइट और केल्वराइट, केल्वेराइट जो भी है, उपयुक्त दोनों इसका सेंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो, क्लोरोफॉर्म कार्बन का उपयोग होता है, तो क्लोरोफॉर्म का किसमें होता है, एरोसोल स्प्रे बनाने में, विलायकों में, प्रशीतक में, उपरोक्त सभी के अंदर। तो क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वो उपरोक्त सभी में होता है। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार कौन सा कदम सही है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया, 10 तक बताया था कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद में आपके पेंटा, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, उसके बाद में डेकन। तो ये मैंने सारी चीज बताई, यानी आपके यहाँ से शुरू हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कंटिन्यू जो श्रेणी है, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी है यहाँ पर, पहले ही मैंने चीज बताई है, ये मैंने आपको करवाई दिया है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा कौन सा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कौन सा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट है वो वाशिंग सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा, सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नीलत होता की बात करें तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, CuSO4। हाइपो की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, हाइपो क्या, सोडियम थायोसल्फेट, ये याद रख लेना, बाकी तो बार बार आए हैं, सारी चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं, वैसे भी याद ही है, एक याद रख लेना, हाइपो को याद रख लेना, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, उसके बाद में देखो विद्युत चालकता का सही क्रम, देखो चालकता का सही क्रम हमने बताया था कि जो है चालकता का सही क्रम किसका है, सर्वाधिक चालक चांदी हो गई, चांदी के बाद में तांबा हो गया, तांबा के बाद में एल्यूमिनियम है, यानी यहाँ पर ये टंगस्टन आ गया, नहीं है, तांबा पहले आ गया। ठीक है, ये भी नहीं है, तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन, ये सही है, क्या है, ये सही है, यानी सर्वाधिक जो चालक है वो चांदी है। चांदी थोड़ी क्या है, कॉस्टली आती है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद में तांबा आता है, इसलिए जो घरों के अंदर वायरिंग वगैरह होती है, फिटिंग वगैरह होती है, उसके अंदर कौन से वायर यूज लेते हैं, तांबे के तार लेते हैं, क्यों, क्योंकि विद्युत की चालकता उसमें अधिक है। उसके बाद में जो भी है वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, आप देखा होगा, जो भी GSS वगैरह होते हैं उनके अंदर जो भी वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। और उसके बाद में टंगस्टन है, तो टंगस्टन के क्या तंतु वगैरह आते हैं, तो ये उनकी क्या है, चालकता का क्रम है, इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो साबुन निर्माण में 6 उत्पाद ग्लिसरॉल है, कितनी बार आ गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला कपड़े धोने का सोडा, ये आप हो गया वाशिंग सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, H2 आएगा या फिर 10H2 आएगा, क्या आएगा, H2 या 10H2 जो भी आए ये हो जाएगा। ठीक है, 10H2 आता है वैसे तो सही से। उसके बाद में देखो धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व, ये तो अयस्क हो गया, अभी वापस आ गया। उसके बाद में अगला देखो पृथ्वी पर पाई जाने वाले सर्वाधिक धातु हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम, हमने थ्योरी के अंदर भी पढ़ लिया है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जो कौन सी धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, सामान्यतः पर कौन सी धातु द्रव अवस्था के अंदर होती है, धातु की बात करें तो पारा, मरकरी है, वो सामान्यतः पर क्या द्रव अवस्था के अंदर होती है। उसके बाद में अगला देखो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, तो भाई कौन सी होती है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट होती है, कोबाल्ट जो धातु होती है वो कैंसर के इलाज में उपयोगी होती है, इसको याद रखें, अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी आता है, काफी बार आया हुआ है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, कितनी बार बता दिया, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो चूहे मारने की दवा का वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आया हुआ है, ये ध्यान रखें, चूहे मारने का वैज्ञानिक नाम जिंक फॉस्फाइड। क्या भाई जिंक फॉस्फाइड है, जिंक फॉस्फाइड है वो चूहे मारने की दवा का वैज्ञानिक नाम है, जिंक फॉस्फाइड, ये याद रखें। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है शीतलक, कंप्यूटर, विलायकों के रूप में, उपयुक्त सभी के रूप में होते हैं। चलो अगला देखो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, और ब्यूटेन और ये किसका, LPG का है। प्रोपेन और ब्यूटेन किसका, LPG का है, मैंने कितनी बार बता दिया, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया मीथेन। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी क्या है, यहाँ पर जो क्या है आपके कंप्लीट हो चुके हैं धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, मिश्र धातु, और इनसे संबंधित लगभग कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न हमने किए, 291 प्रश्न हमने इनसे रिलेटेड किए थे, लगभग जो 300 प्रश्न हमने कर लिए, प्लस थ्योरी कर ली। यहाँ से जो है एक भी प्रश्न आपके 4th ग्रेड के अंदर बाहर नहीं जाएंगे, इवन 4th ग्रेड क्या
किसी भी एग्जाम्स के अंदर जिसमें जनरल साइंस है और जिसके अंदर ये टॉपिक है धातु अधातु इनके परमुख यौगिक, इनमें से एक भी प्रश्न है वो कभी बाहर नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ जो है एक अम्ल सार लवण और एक जो है बहुलक वाला टॉपिक है वो छोड़े हैं, तो वो अगर किसी सिलेबस में जैसे सीटी के अंदर स्पेशल लिखा हुआ था कि बहुलक और अम्ल सार लवण, तो उसके अंदर वो अलग से अपन करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक अगर आपने एक बार यहाँ से पढ़ लिया ना, फिर मुझे नहीं लग रहा कि कभी आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत होंगे या फिर आपको वापस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।